सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सभी एमए ज्योतिष के सभी लर्नर्स को, शिक्षार्थियों को का इस आज के पहले सत्र जो एमए ज्योतिष प्रोग्राम का जो इस सत्र का जो पहला काउंसलिंग सेशन है, उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी अनुभव वाले लोग हैं, आप सभी बहुत सीनियर लोग हैं। हमारे इस कार्यक्रम की खूबी यही है कि बहुत ही सीनियर लोग अक्सर जो कि ज्योतिष सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, वो इस कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे अनुभव वाले लोग ही हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के द्वारा, जिसका जिम्मेदारी मैंने डॉक्टर संजय जी को दे रखी है। ये आपके साथ लगातार बने रहेंगे। और आज की काउंसलिंग शुरू करेंगे डॉक्टर राजा रामचंद्र पाठक जी। डॉक्टर राजा पाठक जो ज्योतिष के आचार्य भी हैं और आपके साथ जुड़ेंगे। जैसा डॉक्टर संजय ने बताया कि कुछ बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि माइक म्यूट रखेंगे और काउंसलिंग जब राजा पाठक जी अपनी काउंसलिंग कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने सवाल पूछेंगे। एक कुछ मुख्य बातें और हैं कि आपसे अनुरोध है कि सभी लोग, आपको जो किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, अगर सबको किताबें स्टडी मटेरियल मिल गया है हार्ड कॉपी में तो ठीक है, नहीं मिला है तो जिनको मिल जाएगा, आप सॉफ्ट कॉपी में जरूर उसको एक बार पढ़ के जरूर आएंगे, और जिससे कि आपको अपना विषय समझने में आसानी हो। देखिए, इग्नू में टीचिंग जैसा शब्द इसीलिए इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, काउंसलिंग क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे आपकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो पूरा का पूरा ज्योतिष कुछ चंद क्लासेस में पढ़ा देना संभव नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए एक सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल जो पूर्ण रूप से कई विद्वानों द्वारा कई बार की बैठकों के बाद जो प्रस्तावित, जो पूरी तरीके से तैयार जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया जाता है, कि जिससे पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता हो। जब आपकी कुछ शंकाएं हैं, उसके लिए काउंसलिंग क्लासेस कराई जाती हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कुछ जो कठिन टॉपिक जो विषय हैं, उन पे काउंसलिंग, जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे जो अध्यापक हैं, जो यहाँ पर आपको बताएंगे, कुछ कठिन विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी देंगे। पिछली बार भी हमने काउंसलिंग कराई थी, पिछले साल भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर, आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर हमारी पिछली काउंसलिंग्स की, एमए ज्योतिष की काउंसलिंग्स की 12 से 14 रिकॉर्डिंग्स अभी भी अवेलेबल हैं, जो इन्हीं मूर्धन्य विद्वानों द्वारा ली गई थी, और वो रिकॉर्डिंग हमने रखी हुई है सहेज कर। आपके रेफरेंस के लिए आप चाहें तो उनको अपने समय में देख भी सकते हैं। आज की भी ये काउंसलिंग बकायदा रिकॉर्ड हो रही है, और इसको भी हम उसी यूट्यूब चैनल पर, अपने इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसको कि आप बाद में भी देख सकें। इसीलिए अगर आपको कोई बात अचानक से सुनाई न दे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो आप इंटरप्ट ना करें, बस इस बात का धैर्य रखें कि ये वीडियो हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिसमें आप बाद में भी इसको देख और सुन सकते हैं। और जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि काउंसलिंग के जो 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के काउंसलिंग के बाद जो आपके प्रश्न होंगे, वो काउंसलर सीधे लेंगे। हर सेशन के अंत में कुछ सवाल लिए जाएंगे, रिपीटेड सवाल ना पूछें। एक कोशिश करें आप कि ज्यादातर ऐसे सवाल पूछें जिससे कि बाकी विद्यार्थियों का भी लाभ हो, उनका भी कुछ ज्ञान अर्जन हो। बहुत पर्सनल सवाल इस सेशन में ना पूछें, विषय से ही संबंधित सवाल पूछें और जनरल नेचर के सवाल पूछें, जिससे कि बाकी विद्यार्थियों का भी लाभ हो। और जैसा कि आप जुलाई सत्र के विद्यार्थी हैं, तो आपका स्वागत करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपको असाइनमेंट भी एक जमा करना होता है। असाइनमेंट यानी एक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होता है, कि इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
तो इग्नू की वेबसाइट पर वो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है जुलाई 2022 सत्र के विद्यार्थियों के लिए। आपको वो प्रश्न पत्र डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है और उसमें दिए हुए प्रश्नों के जवाब आपको अपनी अध्ययन सामग्री, जो किताबें आपको दी गई हैं, इग्नू की जो अध्ययन सामग्री है, उससे पढ़ करके उसके जवाब एक सादे कागज पर A4 साइज के पेपर पर लिख करके अपने-अपने अध्ययन केंद्र पर, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है, आप जिस भी रीजनल सेंटर के अंतर्गत आते हैं, जहां भी आपका अध्ययन केंद्र है, वहां पे आप उसको जमा करेंगे। उस असाइनमेंट को वहां पे इवैल्यूएट होंगे और उसके नंबर का एक सर्टेन परसेंटेज आपके फाइनल मार्कशीट में जुड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि असाइनमेंट एक सतत मूल्यांकन प्रक्रिया है इग्नू में, जिसमें जैसे कि अभी हम आपको एक प्रश्न पत्र हमने अपलोड कर दिया इग्नू की वेबसाइट पर, आपने उसको डाउनलोड किया और उसके सवालों के जवाब आपने किताबों से खोजे, उसको बकायदा घर पे बैठकर इत्मीनान से लिखे आपने और फिर आपने उसको जमा किया। इससे हम विद्यार्थियों को बाध्य करते हैं कि वो अपना स्टडी मटेरियल पढ़ें। नहीं तो अक्सर जैसे कि आप सभी लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी जॉब में होंगे, तो हमें पता है कि पढ़ाई के लिए समय निकालना एक चैलेंज हो जाता है आप सभी के लिए। तो हम बाध्य करते हैं विद्यार्थियों को कि असाइनमेंट लिखने के बहाने वो स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और एक विषय की तैयारी एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से पहले आपकी विषय की तैयारी हो जाती है। और जब आप असाइनमेंट लिख के जमा करते हैं और जब उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, तो उससे आपको अपने प्रिपरेशन की तैयारी भी पता चलती है। अमूमन जब विद्यार्थी घर बैठ कर के असाइनमेंट लिखते हैं, अच्छे इत्मीनान से उसको उत्तर जमा करते हैं, तो अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं और उसका 30% अंक भारित होता है आपके फाइनल मार्कशीट में, यानी उसका 30% वेटेज होता है। यानी असाइनमेंट में आपको अगर अच्छे मार्क्स मिले हैं, जितने भी मार्क्स मिले हैं, उसका 30% आपकी फाइनल मार्कशीट में जुड़ेगा। तो इसको बहुत सीरियसली लेंगे और आप सभी लोग मार्च अप्रैल में, इसी आने वाले मार्च अप्रैल में आपको, क्योंकि आप जो जुलाई सत्र, कुछ विद्यार्थी उससे पहले के सत्रों के भी इस मीटिंग में जुड़े होंगे, तो जिन्होंने अभी तक नहीं जमा किया वो भी मार्च अप्रैल में आप उन असाइनमेंट्स के उत्तर लिख करके वो क्वेश्चन पेपर का प्रिंट ऊपर लगा करके अपने स्टडी सेंटर्स पर जरूर जमा करेंगे। आपको मार्च अप्रैल में अपना एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा और मार्च अप्रैल में ही आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इग्नू में एक नई प्रक्रिया है कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना होता है। तो आपका अप्रैल में एक नया लिंक री रजिस्ट्रेशन का आएगा, तो आप ध्यान देकर उस समय अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिएगा, जिससे कि आप समय से 2024 जून में सेकेंड ईयर का आप एग्जाम दे करके अपना ये कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो ये 3 प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। अप्रैल तक में आपको असाइनमेंट जमा करना है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म भरना है जो कि जून में आपका एग्जाम होगा सभी विद्यार्थियों का जो जुलाई सत्र के हैं विद्यार्थी, और जो जनवरी सत्र के जो पुराने सत्रों के हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया, एक आध पेपर छोड़ दिया है, वो भी अप्रैल में एग्जाम फॉर्म भर के जून में एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप असाइनमेंट जरूर जमा कर दीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। आप इग्नू की वेबसाइट पर जा करके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें बताएंगे, हम आपको यहीं से शो भी कर देंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है वहाँ। और डॉक्टर साहब आ गए हैं हमारे काउंसलर महोदय, डॉक्टर राजा हाँ पाठक जी। आ गए हैं सर, जुड़ गए, 5 बजे ही जुड़ गए थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने काउंसलर महोदय डॉक्टर राजा पाठक जी का प्रणाम। स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और ये सेशन बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आप डॉक्टर राजा पाठक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य हैं और आप बहुत ही अनुभवी हैं ज्योतिष के विषय में। पिछली क्लासेस इनकी बहुत ही पसंद की गई थी। पिछली जो काउंसलिंग क्लासेस थी इन्होंने, कभी कभी तो हमारी 250 की कैपेसिटी होती थी, जिसमें हम लोग का 250 ही विद्यार्थियों को एक बार में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इस ऑनलाइन मोड में। कभी कभी उससे ज्यादा होता था कि विद्यार्थी अक्सर संख्या में उससे ज्यादा हो पाते थे। तो इनकी रिकॉर्डिंग्स पिछली काउंसलिंग की भी हमारे रीजनल सेंटर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं।
तो मैं अभी डॉक्टर राजा पाठक, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर राजा पाठक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो काउंसलिंग स्टार्ट करें। विद्यार्थियों को कोई सवाल हो तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखते रहें। जो भी संभव होगा हम जवाब देंगे, नहीं तो फिर इस सेशन के अंत में डॉक्टर राजा पाठक जी आपके विषय से संबंधित सवालों के जवाब देंगे और बाकी कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, असाइनमेंट, इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब हैं, तो वो आपको रीजनल सेंटर्स की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। तो आप सभी को एक बार और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप ये प्रोग्राम समय से पूरे ज्ञान अर्जन के साथ पूरा कर पाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर राजा पाठक जी, आप आए। थैंक यू। लीला गलल्लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांते, गणेशाय नमो नील कमलामल कांते। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर राजा पाठक इस इग्नू के ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस में आप सभी ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज की काउंसलिंग क्लास जब हम शुरू करें उससे पहले मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा रीजनल डायरेक्टर सर यूएन त्रिपाठी सर को कि आपने पुनः जो है एक बार मुझे छात्रों से जुड़ने का मौका दिया। और मैं निश्चित प्रयास करूंगा कि आप सभी को यह जो ध्रुव विषय है यह बहुत सहजतया समझ में आए। इसके साथ ही मैं पुनः पुनः धन्यवाद करूंगा डॉक्टर संजय कुमार सर को, जो कि हम सभी के कार्यक्रम में संयोजन कर रहे हैं, सबको एक सूत्र में बांधे रखे हैं। और पिछली जो काउंसलिंग क्लासेस हुई थी उसमें भी सर का जो है अभूतपूर्व योगदान रहा, जिसके चलते काउंसलिंग क्लासेस जो है बहुत ही स्मूथली चलती रहती है। जैसा कि सर ने बताया कि जो काउंसलिंग क्लासेज हैं, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा और फिर जब डिस्कशन इस पे चलेगा तो क्रमवार हम लोग लगभग सारे तथ्यों को एक नजर देखते चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे जो है ऐसे नॉर्मल क्लासेस नहीं है, सारी काउंसलिंग क्लासेस हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि खुद मैं भी ध्यान रखता हूं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, चैप्टर्स के लास्ट में अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों पे चर्चा जरूर हो जाए। जो चैप्टर्स के मूल बातें हैं वो न छूटे, और इसके साथ ही हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं तो बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न भी होते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, कैसे है। और जो स्टडी मटेरियल आपने देखा है MAJY का जो है, वो बिल्कुल बहुत ही बेसिक से लेकर के और वो फिर आपको बहुत आगे तक की यात्रा कराता है। माणिक्य जी, आप अपना माइक एक बार बंद रखेंगे, नहीं तो बीच में व्यवधान होगा। तो आज मैं जहां से शुरू करने वाला हूं, यह जो आपका पहला पाठ्यक्रम है जो है MJY 001, इस पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो पहली जो काउंसलिंग है वो प्रथम खंड की है, वो है जो है आपको ज्योतिष शास्त्र का जो है ज्योतिष शास्त्र का उद्भव एवं विकास। इसमें ज्योतिष शास्त्र कैसे आ रहा है, कैसे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे तमाम सामग्रियां जुड़ रही हैं, इन तमाम चीजों पर हम जो है चर्चा करेंगे। और आपको मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यह जो विषय है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आवश्यकता क्या है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, और खास करके जब निश्चित है आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले ज्योतिष को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, ज्ञान पिपासु ऐसे भी होंगे जो जिनको बिल्कुल नए सिरे से वो पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि दोनों में तारतम्य बना रहे, जो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनका भी ज्ञान अर्जन हो, और जो नए हैं इन दोनों के बीच में एक समन्वय बन सके। आपको मैं बताऊं जहां से हम इस पाठ को शुरू करेंगे कि हम इसको पढ़ने वाले कैसे हैं, मतलब कहां से कहां तक की यात्रा हमें करनी है। आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वेद का एक अंग है, वेदांग है। तो इसमें क्या होता है वेदांग के साथ में कि हमें वेदांग को जानने से पहले एक बार थोड़े से वैदिक वांग्मय के परिचय को हम जानेंगे। अब वैदिक वांग्मय के परिचय को जानने से पहले हमें थोड़ा जो है भाषा की उत्पत्ति देखनी होगी कि संस्कृत आ कहां से रहा है, उस संस्कृत के क्षेत्र में फिर ये वेदांग कहां से आ रहे हैं, उस वेदांग में फिर ज्योतिष कहां से आ रहा है, फिर ज्योतिष में जो है हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें भी विभाजन हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनेक स्कंध हैं। जब हम इस पे आगे अभी चर्चा करेंगे कि स्कंध त्रय की चर्चा है, फिर कई जगह जो है पंचस्कंधात्मक जो है ज्योतिष शास्त्र की भी चर्चा है। और ये बातें क्यों हो रही हैं, कहां से आचार्य परंपरा शुरू हो रही है, इन तमाम चीजों पे आज है हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
जिससे कि हम लोग इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को ये स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर? दिख रहा। यस सर, यस सर दिख रहा है। यस ओके सर, दिख रहा है, थैंक यू। तो अब हम आज जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उन्हें हम एक क्रम से लेते हैं। सबसे पहले तो आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे, आपको बता दूं, संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास, वैदिक साहित्य का परिचय, वेदांग साहित्य, संस्कृत साहित्य, अन्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का परिचय एवं ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति, इन जो है तमाम बिंदुओं को आज हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहली बात कि संस्कृत भाषा क्या है। मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो वहां आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं इस पे थोड़े से फोकस डालते हुए आगे निकलूंगा, क्योंकि हमें अपने जो मुख्य विषय पे आना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि संस्कृत का मतलब होता है सुसंस्कृत, परिनिष्ठित, यानी कि जिसमें जिसका परिष्कार किया जा चुका हो। संस्कृत यानी परिष्कृत भाषा, जिसमें जो एकदम परिष्कृत प्रकार की, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, ऐसी भाषा को जो है संस्कृत भाषा कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम संस्कृत की भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत का वाङ्मय अगर हम देखेंगे तो यूनेस्को ने क्या किया कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन टेक्स्ट माना है। इसके बाद से जब हम भाषा की बात कर रहे होते हैं, खास करके संस्कृत में, तो एक मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, एक भास्कराचार्य का श्लोक है कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। थोड़ा सा तो हमको इस पे फोकस करना होगा कि हम अपने माइंड को किन किन चीजों पे फोकस करेंगे तो हमको ज्योतिष शास्त्र समझ में आएगा। तो वहां कहते हैं भास्कराचार्य जी कि द्विविध गणितमुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमननिष्ठः शब्द शास्त्रे पटिष्ठः यदि भवति तदेदम ज्योतिषं भूरि भेदम प्रपठितिम अधिकारी शून्यथा नामधारी। क्या कहते हैं वहां आचार्य जो है, द्विविध गणितमुक्तम, टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स है डिस्क्राइब्ड इन दिस शास्त्र। दो तरह के गणित जो है, यानी व्यक्त गणित और अव्यक्त गणित। व्यक्त गणित मतलब हमारा जो अर्थमेटिक्स है, और अव्यक्त गणित मतलब अलजेब्रा जो है। तो द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम, यानी दो प्रकार के गणित कहे गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तदवगमन निष्ठा, उसको जो जानता है, और क्या है तो शब्द शास्त्र पठिष्ठ, जो शब्द शास्त्र को भी जिसने थोड़ा व्याकरण को पढ़ा हो, क्योंकि हमें जब संस्कृत को समझना होगा, संस्कृत को जानना होगा, तो थोड़ी व्याकरण की आवश्यकता लगेगी। तो वहां कहते हैं आचार्य कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठा शब्द शास्त्रे पठिष्ठ यदि भवति तदेदम, यदि ऐसा होता है तो ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी, ज्योतिष के भेद को पढ़ने का अधिकारी है, सो अन्यथा नामधारी, अदरवाइज वह सिर्फ जो है नाम मात्र का ज्योतिषी है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि हमें सामान्य रूप से इसके यात्रा को यहाँ जान लेना होगा, समझ लेना होगा कि ये जो है भाषा के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति कैसे है, कैसे जो है यहाँ पे इसका विकास हुआ। अब ये बात आप जानते होंगे कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत को जो हमारा जो संस्कृत भाषा की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है, या जो ये कह रहे हैं कि सारी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को जनरली क्या करते हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार से एक भारोपीय भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही ये सारे जो है सारी भाषाएं आती हैं। अब ये जो भारोपीय भाषा परिवार, इसको जो है दो वर्गों में विभाजित किया। उसमें एक कहा कि केंतुम नाम का जो है एक समूह है, और एक शतम नाम का है। यहाँ केंतुम के आप जानते हैं कि 6 ब्रांचेज हो जाते हैं, ग्रीक, इटालिक और जो है जानिक, केल्टिक, तोखारी और हित्ती, ये 6 विभाग इसके यहाँ हो गए। और शतम के जो हो गए भारत ईरानी, यानी कि आप इंडो ईरानियन, और जो है उसके बाद से बाल्तो स्लाविक है, आर्मेनियन है, और जो है अल्बानियन है। इस प्रकार से इसके यहाँ पे 4 विभाजन हुए। अब यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमें भाषा विज्ञान का बहुत अध्ययन नहीं करना, हमें चलना है ज्योतिष की तरफ, यानी कैसे हम आ रहे हैं संस्कृत वाङ्मय से ज्योतिष की ओर। तो इसलिए इस पे हम एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, हमने देखा कि इसमें दो जो है इसके सब क्लासिफिकेशन है, एक केंतुम है और एक शतम है। और इसमें जो है केंतुम और शतम में, केंतुम के जो है आप देख रहे हैं कि 6 जो है इसके ब्रांचेज, यानी कि इसके 6 विभाग हैं, और इधर जो है 4 विभाग हैं शतम के।
इस केंतुम में जो ग्रीक, इटालिक और जैनिक और केल्टिक और तोखारी और हित्ती जो है, इसी के अंदर ये जितनी भी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, जर्मन है, स्पेनिश इत्यादि, ये सारी भाषाएं केंतुम के अंतर्गत आती हैं, जो कि ये जो 6 आप देख रहे हैं सब क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत। और इसके बाद हम जब चर्चा करते हैं यानी भारत ईरानी और फिर जो है बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन और जो है अल्बानियन, इसमें इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड आपको आगे लेके चलूंगा कि जो आपने एक थियरी इसके पहले पढ़ी होगी, इंडो ईरानियन थियरी जो थी, यानी उसमें आप देखेंगे कि भारतीय आर्य भाषा जब हम इसको कह रहे हैं, यानी ये जो आपका भारत ईरानी जिसको हम कह रहे हैं, यह भारत ईरानी भाषा को ही यहाँ पे आचार्यों ने क्या कहा कि भारोपीय आर्य भाषा है। बात समझ में आई ना, यानी कि भारतीय आर्य भाषा की इसको संज्ञा दी गई। जो भारतीय आर्य भाषा थी यानी इंडो ईरानियन जिसको हम लैंग्वेज कह रहे हैं, उसमें जो है आप देखेंगे उसका विकास क्रम, यानी जब हमारे वेद, वेदांग और इसके साथ में फिर हम जब ज्योतिष तक की यात्रा पे आएंगे, तो ये जो भारतीय आर्य भाषा जो विकास है ना, वो उसको 3 श्रेणी में हम लोग इसके विकास क्रम को लेके चलते हैं। जब 3 श्रेणी में इसके विकास को मानते हैं, आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 3 इसके विभाजन होंगे। ये बिल्कुल सरसरी निगाह से हम लोग इसको पढ़ते और आगे निकलते हुए चलते हैं। आपको मैंने इसके पहले बताया पहले वाले स्लाइड में कि जो भारतीय भाषाओं की जो मतलब भाषाओं की जो विकास यात्रा है, इसको भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के 2 ब्रांचेज किए, केंतुम और सतम। केंतुम के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के विभाजन हुए और सतम के अंतर्गत 4 प्रकार के विभाजन हुए। तो यह जो भारत ईरानी जो आर्य भाषा है, यानी इसी भारत ईरानी आर्य भाषा को कहने का मतलब था भारतीय आर्य भाषा। इस भारतीय आर्य भाषा को आचार्यों ने इसके विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला इन्होंने कहा आचार्य ने कि जो भाषा शास्त्र के जानकार थे, उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक इसको माना गया। अब देखेंगे कि इसमें कई आचार्यों के अलग अलग मत, क्योंकि जब हम वैदिक काल का ही केवल निर्धारण करते हैं तो उस पे जो है मैक्स मूलर का अलग मत है, बालगंगाधर तिलक जी का जब आप ओरायन देखेंगे वहां पे अलग मत है। तो हम उस मतांतर में न जाकर के हम सीधा सीधा एक सामान्य जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो विषय है इसको लेके चलते हैं, और बाकी हिस्ट्री अगर आपको देखनी होगी तो संस्कृत साहित्य का इतिहास एक बार आप जो है वहां पे डीप में देख सकते हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो जो हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसको कह रहे हैं 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, तो इसमें जो है आप सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व आपका वैदिक जो है संस्कृत का युग रहा है, जिसमें कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि रचे गए। आप जानते हैं कि ये जो है इन चारों की रचना इस काल में हुई। इसके बाद से लौकिक संस्कृत का युग आता है, व्यास और पाणिनि इत्यादि आचार्य आते हैं और आकर के जो है आधुनिक जो है व्याकरण शास्त्र की जो है रचना करते हैं। दूसरा जो काल है आप देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो एक थोड़ा सा हम सबसे पहले पे चर्चा करते हैं वैदिक युग जिसको हम कह रहे हैं, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि विराट ज्ञान राशि की रचना की गई। विराट, इसमें ज्ञान की क्या बात है, कौन सी ऐसी रचना की गई जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान के जो है ज्ञान की बातें की गई। तो इस पे हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें थी जो हमारे वेदों में आई। क्योंकि आप जो है देखेंगे जब आप ज्योतिष शास्त्र के भी इतिहास को पढ़ेंगे, और एक बड़ा यह रोचक विषय हो जाता है कि आज जो हम आधुनिक विज्ञान जिसको देख रहे हैं या जिसको हम आधुनिक खगोल विज्ञान के नाम से जान रहे हैं, इन सबका मूल यानी इनिशियल पॉइंट हमें जो है जाकर के वेदों के मंत्रों में मिलता है। ये कैसे संभव है कि वेद के मंत्रों में आखिर इस तरह के सूत्र होंगे? हम आपको 1-2 सूत्रों का डिकोडिंग करके दिखाएंगे कि कैसे जो है ये सारी चीजें डिकोड की जाती हैं और कैसे उन मंत्रों में अनेक प्रकार के सूत्र दिए गए। तो आप जानते हैं कि वैदिक युग में हमने जो है देखा कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इत्यादि की रचना की गई। लौकिक संस्कृति युग में जो है आपको आकर के यास और पाणिनि प्रभृति आचार्य आते हैं। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास होता है तो उसमें जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य रचे जाते हैं। उसी समय आप देखेंगे कि प्राकृत और पाली इत्यादि भाषाएं जो है उस समय आ रही हैं। प्राचीन जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें भी आप देखेंगे कि एक तो प्राचीन प्राकृत तथा पाली लगभग 500 ईसा से ईस्वी सन के आरंभ तक में इस भाषा का जो है विकास होता है। इसमें भी बहुत सारे मत है। कई आचार्य ऐसा मानते हैं कि प्राकृत पहले आया और कुछ ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है वो पहले आया।
तो मैं इसके प्रपंच में न जाकर के बिल्कुल सीधा सीधा जो सीधी बातें हैं जो कि अधिकतम आचार्यों के मत से जिन्होंने स्वीकार किया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राचीन प्राकृत तथा पाली का जो विकास होता है वो जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर ने सर्वप्रथम जो है प्राकृत में उन्होंने जो है उपदेश दिए, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध ने जो है आप जानते हैं महावीर भगवान वर्धमान महावीर ने प्राकृत में तथा भगवान बुद्ध ने जो है पाली में अपने जो धर्मोपदेश इन्होंने दिए हैं। दूसरा एक आया हमारे यहाँ जो है साहित्यिक जो है प्राकृत। अब भारत के आर्य भाषा भाषी क्षेत्रों में अनेक अलग अलग प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत का मतलब था कि वह भाषा जो सामान्य व्यक्ति यानी नेचर के समीप, इसीलिए इसका नाम प्राकृत रखा गया। तदनंतर आप देखेंगे कि उसमें भी कई सारे जो है विकार होते गए, उसमें भी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होता गया, उसमें भिन्नताएं आती गई, और इसी के साथ एक जो है भाषा आती है अपभ्रंश। और यही जिसको हम कह रहे हैं कि प्राकृत का ही अगर विकृत रूप देखें, यानी कि जब वो डाइवर्सिफाई होता है तो उस समय जो है आप ये जिसको हम अपभ्रंश कह रहे हैं, ये जो अपभ्रंश उस समय में यहाँ पे आता है। तदनंतर हम देखेंगे कि तब एक तीसरा जो काल आता है वो आता है कि जो है भारतीय नव्य भारतीय आर्य भाषा, यानी कि हम मॉडर्न युग में आ गए हैं, और इसको 1000 ईस्वी से हम इधर आगे लेकर के आते हैं। इसमें जितनी आपकी आज की भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती है, मराठी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, सिंधी है, डोगरी है, ये सारी भाषाएं लगभग जो है, क्योंकि ये भाषा शास्त्रीय जो अध्ययन है वो इनको ऐसे डिफाइन करता है कि इनके साहित्य यानी इन भाषाओं के जो प्राचीनतम साहित्य हैं वो लगभग 1000 ईस्वी के करीब में मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस जो आप कह सकते हैं कि जो इंडो ईरानी जो भाषा थी, इस इंडो ईरानी भाषा का विकास क्रम इस प्रकार से होता है, यानी भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम इस प्रकार से यहाँ तक आता है। अब एक बात आती है कि इसमें अब देखा आपने कि जो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा जो है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के करीब में जो है आचार्यों ने इसके विकास काल को यहाँ दर्शाया है, मैंने आपसे बताया। अब कंडीशन क्या हो रहा है, एक तो संस्कृत में क्या क्या चीजें थी, क्या बातें हो रही थी, उसको आचार्य बताते हैं। एक सेकेंड, एक दूसरा ऐप खोल लिया है। खैर, तो आपने देखा कि 2000 ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व से 8 ईसा पूर्व तक जो है इन भाषाओं को, संस्कृत भाषा जो है विशेष रूप से उस समय उसमें विस्तार होता है। इस समय वैदिक साहित्य रचे जा रहे हैं और तमाम चीजें जो है आकर के सामने आती हैं। अब यहाँ तक तो हम अभी इसकी भाषा शास्त्रीय जो है विकास यात्रा देख रहे हैं, और यहीं पे आते आते जो है आचार्य क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई संस्कृत भाषा क्यों आप जानते हैं कि इतना विशिष्ट है। तो एक सामान्य जनमानस में जो आप देखेंगे कि धारणा बनी हुई है, जो मैं निरंतर देखता हूं, जैसे ही हम ज्योतिष अगर कहते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक धारणा बनकर सामने आती है कि ज्योतिष मतलब सिर्फ हस्तरेखा, जन्म कुंडली और शकुन और मुहूर्त का विचार। लेकिन हम जानते हैं, इस बात से सभी मुझे लगता है कि परिचित होंगे कि यह हमारे मुश्किल से ज्योतिष शास्त्र का 20% भाग है। बाकी इसके 80% भाग ऐसे हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप जानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर के लिए या उसके ज्ञान के लिए हमारे यहाँ बृहद संहिता में आचार्यों ने बहुत सुंदर जो है वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कादम्बिनी है, इसी के साथ ही आपको अद्भुत सागर है। ये सारे ग्रंथ अत्यंत ही लाभदायक है जो नेचुरल डिजास्टर के लिए, कि कैसे हम प्राकृतिक उत्पाद को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से हम कृषि पराशर में देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो संहिता स्कंध का विषय है, एग्रीकल्चर का भी विशद वर्णन आपको जो है कृषि पराशर में मिलता है। आचार्य वराह मिहिर जो है बृहद संहिता देखिए वहां पे भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गणित की चर्चा सिद्धांत स्कंध में 2 प्रकार के गणित जो है जो बताए गए, जिनका की वर्णन आचार्य भास्कर ने और प्रायः सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि आचार्य ब्रह्मगुप्त जो आते हैं, आचार्य भास्कर आते हैं, ये आर्य, इन सभी ने गणित का विस्तृत वर्णन जो है अपने अपने पुस्तकों में किया। तो आप देखेंगे कि गणित का जो इनिशियल स्टेज है, यानी गणित का जहां से आरंभ होता है, वो हमारे यहाँ जो है वैदिक वाङ्मय की देन है। इसके बाद से हम देखेंगे जब आगे बात करें, डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट्स आ रहे हैं हमारे, यानी अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस, जैसा कि हम डिस्टेंस नापने के लिए जो मेजरमेंट जो हम लोग यूनिट्स यूज कर रहे हैं, आवाज कम हो गई है, देखिए मापने के लिए जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में आरंभ किया गया। तो ये हमने आपको बताया कि जैसे ज्योतिष शास्त्र को हम देख रहे हैं तो ये भाग हम बहुत हद तक छोड़ देते हैं,
इसी प्रकार से जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो आधुनिक एक जो समाज है, जो आप कह लें कि उन तक ये बात पहुंचती नहीं है कि संस्कृत इज लिंगुआ फ्रैंका, मतलब एक प्राचीन समय में हम कह सकते हैं, जैसे हम आज अगर कोई कहे कि हम अंग्रेजी का विद्वान हूं, अंग्रेजी का विद्वान कहने से मतलब ये नहीं होता है कि अगर फिजिक्स की कोई किताब अंग्रेजी में लिखी हो तो फिजिक्स का भी जानकार होगा, वो एक भाषा का जानकार हो सकता है। इसी प्रकार से संस्कृत का एक पूरा का पूरा वाङ्मय है, जहां उसके समस्त ज्ञान राशि को इस भाषा में बताया गया। अब इस भाषा का वैशिष्ट्य ये था, क्यों इसको बार बार जब ये बात आती है कोडिंग की और गुत्थियों की, तो संस्कृत में क्या होता है, सूत्रों को सहेजना आप जानते हैं कि बहुत सहज है। हम किसी भी सूत्र को बहुत कम शब्दों में सूत्रात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो ये सामर्थ्य मात्र अगर किसी में था तो केवल जो है संस्कृत भाषा में थी। आप इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब बात आर्यभट्ट की आती है, आप देखें तो आर्यभट्ट ने क्या किया कि जब अपनी एक संख्या पद्धति की रचना की, जिसको कि अवर्गाक्षर संख्या पद्धति कहते हैं, वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गाक्षराणि अवर्गे कात ङ मौ यह, उन्होंने एक सूत्र दिया। इसके बाद वो कहते हैं क्षुघ्री। अब आप देखें अगर क्षुघ्री इतना लिख दे तो आप कौन सी संख्या का बोध करेंगे? हमें लगता है कि इतना संक्षिप्त लिखना, और इसमें आचार्य ने 43,20,000 को, यानी 43,20,000 इतनी संख्या को बताने के लिए मात्र इतना प्रयोग किया, क्षुघ्री। और आपने देखा कि इतने से इतनी बड़ी संख्या को हमने मुश्किल से एक शब्द से भी कम में समेट दिया। ये खासियत है संस्कृत की। दूसरी बात, संस्कृत आप जानते हैं कि जिस प्रकार से लिखी जाती है, संस्कृत का उच्चारण उसी प्रकार से होता है। यानी कि हम अगर एक मात्रा दीर्घ लिखते हैं, जैसे हमने कहा उच्चारण, अब उच्चारण इतना कहने मात्र से आप जानते हैं, कई बार हम कहते हैं उच्चारण, उच्चारण में च में एक च आपने दिया, जब जैसे ही उच्चारण कहते हैं तो च में दो च जो है संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से आप देख लें, कहा दीर्घ, तो दीर्घ कहने मात्र से द पर जो ई की मात्रा है वो आपको यथावत लिखने में भी और सुनने में भी, दोनों में प्रयोग होता है। तो एक तो पहले जैसा कहना वैसा सुनना, दूसरा आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग करने में ये भाषा सबसे ज्यादा सहज है। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता चलता हूं, और यथा अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो उसमें भी इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पाई के जब हम मान की बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं परिधि और व्यास का संबंध जो होता है वो पाई है, जिसको कि हम 22/7 यानी 3.1416 के आसन मानते हैं। इस चीज को आप देखेंगे कि प्राचीन काल में एक श्लोक आता है जो भगवान की स्तुति में लिखा गया था कि गोपी भाग्य मधुप्राता श्रृंगिड़ो अधिसंधिगा खल जीवित खाता व गलहाला समधा, ऐसा करके एक श्लोक आता है जो है। अब इस श्लोक में देखिए, आप सोचेंगे कि भाई गोपियों के लिए भगवान कैसे हैं, तो मधु के समान यानी भौरे के समान है, ऐसी चर्चा की जाती है। फिर अगले पंक्ति में जो है भगवान शंकर की चर्चा होती है, और हम ये सोच करके हम क्या करते हैं कि मतलब एक इसे धार्मिक कर्मकांड या मन का भाव मान करके और भगवान को नमस्कार करके जो है अलग हो लेते हैं। लेकिन आपको बताऊं, आपको जान करके आश्चर्य होगा, और एक संस्कृत के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा भी होगी और एक आश्चर्य भी लगेगा कि ये जो है पाई का मान है दशमलव के 32 डिजिट तक। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव आखिर किस प्रकार से ये दशमलव के 32 डिजिट तक ये मान हो सकता है? आप देखेंगे एक कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति है ये, जो कि आपको स्वर शास्त्र में हमारे यहाँ जो है गृहीत किया गया है। तो जो कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति है, इसमें क ट प य इसको एक मान लेते हैं, और आप देखेंगे कि गोपी भाग्य में ग गिनने पे अगर क से गिनेंगे तो क ख ग 3 पर, ठीक है। इसमें अर्धाक्षर का ज्ञान, अर्धाक्षर की गणना नहीं होती है, नी और न और य से सुनने की मात्रा को लेते हैं। तो जब हम करें गोपी भाग में तो ग अगर लेते हैं तो 3, और भा जो अगर भ देखेंगे तो प फ ब भ, क्योंकि क ट प य को एक एक लिया था तो प तो 1 हुआ, तो 3.1 गोपी। और इसमें जो है आप जानते हैं कि मात्राओं की गणना नहीं करनी है, भाग्य तो प फ ब भ 3.14, ठीक है। इसके बाद से ग की, क्योंकि आधा है भाग्य में तो ग की गणना नहीं होगी, जो य है तो क ट प य में य को एक माना था तो 3.14, और इसी प्रकार से जब इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो दशमलव 32 डिजिट तक का मान मिलता है। ये संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य है। इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि एक बार क्या होता है, प्राचीनतम भाषा में जब हम इसको कहते हैं, दो प्रकार के, जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, वैदिक संस्कृत की और लौकिक संस्कृत की, तो प्राचीन काल में जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है
कि जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता जी के पास जब पता लगाने, और वहां पहुंच जाते हैं माता सीता के पास में, और पेड़ के जो है वहां एक वृक्ष के टहनी पे बैठे हुए हैं और चिंतन कर रहे हैं कि अभी जो सामने आपके श्लोक मैंने दिखाया स्क्रीन पे, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजाति व संस्कृतम रावणम हन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वहां कहते हैं हनुमान जी कि अगर मैं द्विजाति व संस्कृतम, यानी जो विद्वान लोग हैं, अगर मैं उनकी तरह संस्कृत भाषा का प्रयोग करता हूं, तो इस पूरे लंका में एक रावण है और उसका जो साम्राज्य है वो परिनिष्ठित संस्कृत बोल रहा है। तो कहते हैं कि रावणम मन्यमाना मां रावणम मन्यमाना, मैंने मुझको रावण मान करके सीता भीता भविष्यति, सीता मैया डर जाएंगी। तो फिर वो क्या सोचते हैं, अच्छा तो ऐसा करते हैं कि यह है ना, अहम यति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम चोदा हरिष्यामि मानुषीमि संस्कृतम। कहते भाई मैं क्या करूंगा, तो परिनिष्ठित संस्कृत ना बोल करके, और एक मैं जो है स्वरूप में वानर हूं और मैं अति तनु हूं, तो ऐसा सोच करके, और कहते हैं क्या कि जो मैं वाणी बोलूंगा या जिसमें वाणी का उच्चारण करूंगा मानुषीमि संस्कृत, वो हमें लौकिक संस्कृत जो है वहां माता सीता को जब बोलूंगा तो माता सीता जो है भीति नहीं खाएंगी, उन्हें डर नहीं होगा। तो उस समय भी दो प्रकार के संस्कृत प्रचलित थे, एक जो हमारा था वो वैदिक संस्कृत यानी कि परिनिष्ठित संस्कृत था, और दूसरा जो है हमारे यहाँ एक लौकिक संस्कृत की परंपरा थी जिसमें लौकिक जो है लोक में जब चर्चा हुआ करती थी। अब ये बात आती है कि कालांतर में जैसे जैसे भाषाओं का विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद से जो है और अन्य भी भाषाएं आती है 1000 जो है ईस्वी के बाद से, तो क्षेत्रीय भाषाएं अपना अलग स्थान लेती हैं, फिर इन भाषाओं से कई बोलियां आती हैं। लेकिन ये निश्चित रहा है कि प्राचीन काल में संस्कृत भी, क्योंकि ऐसे अनेकों प्रसंग आपको शास्त्रों में भी मिलते हैं जब आपको ये देखेंगे उस समय जो है रचनाएं संस्कृत में हो रही हैं, जो एक दूसरे से वार्तालाप हो रहा है वो संस्कृत में हो रहा है। तो इस प्रकार से संस्कृत जो है संस्कृत भाषा प्राचीन काल से ही विशेष रहा, और पूरी जो रचनाएं हैं, हम कह रहे हैं आपसे कि जो आपको संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना होगा, यदि भारतीय मनीषा को समझनी होगा, अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना हो, तो हमें निश्चित ही उस संस्कृत भाषा की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके समस्त वांग्मय, मैंने जैसे आपसे कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है, यह पूरा का पूरा समग्र जो भारतीय ज्ञान राशि है वह संस्कृत में ही निबद्ध है। आप चाहे जो है अच्छक संहिता उठा लें या सुश्रुत संहिता उठा लें, अगर हमें इनके पंक्तियों का मर्म समझना है, या हम ज्योतिष के ही ग्रंथों को लेते हैं, अभी आगे हमारे लगभग हम आपसे लगातार अभी चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे आचार्यों ने एक एक सूत्र में, हमें सूत्र कुछ और कह रहा है, सामने दिख कुछ और रहा है, और उस सूत्र में कैसा उन्होंने ग्रंथन किया है रहस्यों को। आपको एक छोटा दूसरा उदाहरण और देता हूं, एक सहज मंत्र में बताऊं आपको कि एक मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ये सभी ने सुना होगा मुझे लगता है। अगर सबने सुना है तो ये पुरुष का मंत्र है, प्रथम मंत्र है, और आप सब जानते हैं कि इसमें जो है सहस्त्र पुरखा सहस्त्राक्ष, इसमें भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है ना। बिल्कुल सहज बात कि सहस्त्र शीर्षा पुरखा एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो है 1000 सर है, सहस्त्राक्ष 1000 आंखें, सहस्त्रपात 1000 पैर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर हो कि 1000 सर हो, तो जाहिर सी बात है हर सर पे एक आंखें तो होंगी नहीं, और या अगर होगा भी तो विराट पुरुष भी अब जो है उसके स्वरूप की कल्पना कर पाना जो है अत्यंत कठिन है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो शीर्ष है, अक्ष है और पात है, ये तीनों जो है ना एक त्रिभुज में कर्ण के ज्ञान के उपाय हैं। ये कैसे हो रहा है, आगे जब हम भी सिद्धांत तत्व की चर्चा करेंगे तो उस वाले प्रसंग में मैं आपको ये मंत्र को ही डिकोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आचार्यों ने एक मंत्र में, जिसको आज पाइथागोरस थ्योरम कह रहे हैं, ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले इसको डिकोड किया, लेकिन उसको रखा कहां, ले आकर के मंत्रों में निबद्ध किया। तो अगर हमें इस प्रकार के तत्वों को जानना है तो हमें निश्चित ही संस्कृत को जानना पड़ेगा। अब हम एक क्रम से जो हमने शुरू किया कि वैदिक वांग्मय, और वैदिक वांग्मय से क्योंकि हमें आना है ज्योतिष तक की यात्रा करनी है, तो अब हम पहले भाषा के बारे में तो हमने एक सामान्य जानकारी की, इस भाषा की जानकारी के साथ अब हम जो है आते हैं संस्कृत वैदिक वांग्मय पर, और वैदिक वांग्मय से फिर हम जो है एक चरण आगे आएंगे वेदांग में, और वेदांग के बाद से हम ज्योतिष पे आ जाएंगे।
तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने अभी तक संस्कृत भाषा के वैशिष्ट्य को समझा और आपके पुस्तक में यही तमाम बातें जो है यहाँ पे आचार जो आपके चैप्टर में लिखी गई हैं। अब हम आते हैं अगले जब चर्चा की ओर, तो हम आते हैं वैदिक वाङ्मय या वैदिक साहित्य का परिचय। अब ये वैदिक साहित्य क्या है? आप जानते हैं कि जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो जो वेद है हमारे यहाँ सांग वेद की चर्चा की गई है, यानी अंगों सहित जो है वेद। और अंगों सहित जब वेद की हम जब बात करेंगे तो अभी एक पंक्ति है, आप जानते होंगे कि यहाँ पे मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, ऐसा उक्ति जो है ऐसी आई है कि मंत्र और ब्राह्मण भाग को मिला करके जो है ऐसा वेद कहा जाता है। आचार्यों का अभिमत है कि मंत्र से तो जो है हम संहिता विभाग ले लेते हैं, और जो हम संहिता विभाग ले लेते हैं मंत्र से, तो बाकी जो ब्राह्मण शब्द आता है वह ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन तीन का ग्रहण होता है। तो अब हम इसी के क्रम से आगे बढ़ेंगे कि आपके सामने ये चार्ट हमने एक बना करके रखा हुआ है कि कौन से जो है हमारे यहाँ 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं, और इन 4 वेदों की जो अलग अलग शाखाएं हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी मैं बात बताऊं, जो शाखाएं हमने इसमें दी हैं चार्ट में, वो लगभग आज के समय में प्राप्य शाखाएं हैं जो मिलती हैं। अदरवाइज जो है आचार्य आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने साफ साफ लिखा कि सहस्रवर्तमा सामवेद, यानी सामवेद जो था हमारा 1000 शाखाओं वाला था, लेकिन वो शाखाएं आज के समय में प्राप्त नहीं हैं। इसी कारण से जो प्राप्त शाखाएं हैं उनका ही हम जो है यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं कि संहिता क्या है, तो आप देखेंगे कि वैदिक मंत्रों का जो संग्रह है उसी को आचार्यों ने संहिता जो है शब्द से अभिहित किया है, यानी संहिता शब्द से कहा है। अब यहाँ ऋग्वेद जिसको हम लेते हैं, आप जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है ऋचाएं हैं और ऋचाओं का जो है गायन होता है, और ये इसकी जो है साकल है, बालखिल्य है और भास्कल है, 3 शाखाएं हैं। और जो है एक सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये संहिता क्या है। संहिता के बाद बात आती है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है, अगर इस पे हम चर्चा करेंगे तो एक बड़ी अच्छी इसकी एक परिभाषा जो है मीमांसा सूत्र के भाष्य में आचार्य ने लिखी है। वो क्या है? हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पना उपमान दशयितेतु विधयो ब्राह्मणस्यतु। यानी ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में 10 प्रकार की वस्तुओं का वर्णन होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो है आप जानते हैं कि हेतु यानी विचार, भाई क्यों हो रहा है, कॉजेज की बात करेंगे। दूसरा निर्वचन, यानी किस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तीसरा जब तीसरी बात करते हैं निंदा, यानी जो निषिद्ध वस्तुएं हैं या निषिद्ध कार्य हैं उनको नहीं करना। प्रशंसा, यानी जो करणीय हैं उनको जो है करने के लिए प्रेरित करना। संशय का व्यवच्छेदन। और विधि यानी जो विधि वाक्य हैं, कर्म में प्रेरणा देने वाले वाक्य, यानी जैसे आचार्य ने कहा कि एक बड़ा सुंदर वहां पे कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग की कामना से यज्ञ को करें, एक सामान्य विधि वाक्य है। तो ये जो यज्ञ, ये जो विधि वाक्य है, ये आपको यज्ञ के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाले वाक्यों को आचार्यों ने विधि वाक्य कहा। परक्रिया मतलब हो गया कि एक व्यक्ति की कथा, यानी उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा मिला। पुराकल्प यानी जो प्राचीन कथाएं हैं, जो प्राचीन स्टोरीज हैं, उनके माध्यम से तथ्यों को समझाना। इसके बाद से जो है व्यवधारणा यानी संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेने का निर्देश जो है ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। इसके बाद से जो है आप जानते हैं कि पुराकल्प, और इसके बाद पुराकल्प को बताया कि जैसे प्राचीन कथाएं, व्यवधारणा यानी संदेह की स्थिति में निर्णय लेना, और अंतिम जो बात आती है उपमान, यानी एक दृष्टांत के सदृश जो है दूसरे दृष्टांत को बताना। ये बात नहीं समझ में आई, भाई उपमान क्या है? तो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, किसी ने कहा कि आपको वन में जाना है, वन में जाने के बाद से आपने कभी नीलगाय नहीं देखा। जब नीलगाय नहीं देखा तो आपको जंगल तो जाना है। तो कहा कि भाई साहब हम नीलगाय को पहचाने कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि गो सदृश गवय, यानी जो गाय के समान हो उसको आप गवय यानी नीलगाय जाने। तो यानी आपने क्या किया कि एक उदाहरण था, उसके सदृश ही आपने एक दूसरा उदाहरण बताया, इसी को जो है उपमान कहे। तो ये आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में इन 10 विषयों का, यानी इस प्रकार से 10 तथ्य बताए जाते हैं।
इसके बाद से अब हम जाने कि आपको बताया मैंने कि ब्राह्मण में अब देखेंगे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय है, कौशिकी है, और उसका आरण्य ग्रंथ जो है वो भी ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक है, और उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद और जो है कौशिकी उपनिषद आपके सामने दिख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा आरण्यक की। ये सारी चीजें आपके पुस्तक में दी हुई हैं, इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा बुद्धि लगाने लायक नहीं है, एक सामान्य परिचय है, आप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत सहजतया स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर फिर भी स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको मैं बताऊं कि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं चीजें हमको नहीं स्पष्ट हो रही हैं, तो आचार्यों ने एक बात बड़ी अच्छी कही, विद्या कालेन पच्यते, आप इसको पढ़िए और अगले दिन रिवीजन करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग निश्चित है उसको अगले क्लास में जो है कैरी ऑन करेंगे, उसको लेकर के उस पर चर्चा करते हुए ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब बात आया कि आरण्य क्या है। हमने जो है संहिताओं को समझ लिया, मंत्रों का जो संग्रह है वो संहिता है, और जो आपको हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि और परक्रिया पुरा कल्प व्यवधारणा कल्पना उपमान दशैतेतु विधयो ब्राह्मण से, ऐसा 10 जो है ब्राह्मण ग्रंथों के लक्षण है, आचार्य ने ऐसा कहा है। अब तीसरी बात आती है कि कहा कि आरण्यक का है क्या है, तो कहे आचार्य ने कि अरण्याद है ना, अरण्याध्ययनाद एतत् आरण्यक मितीर्यते, यानी वन में बैठ करके पढ़ाए जाने के कारण से ऐसे सिद्धांत जो वानप्रस्थ आश्रम में वन में बैठ करके जो है व्यक्ति आचार्य के पास पढ़ रहा है उसको आरण्य कहा। अब आरण्य के बारे में बताया। अब इसके बाद एक बात आती है कि उपनिषद हमारे क्या है। तो आप जानते हैं कि वेदों में जो है हमारे यहाँ जब वैदिक मांगने की बात करते हैं तो 2 प्रकार के उसमें कांडों की चर्चा है। एक आप देखेंगे कर्मकांड और दूसरा जो है ब्रह्मकांड है। कर्मकांड क्या है, यानी एक तरफ हम बात करते हैं क्रियाओं की, यानी यज्ञ को करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये तमाम द्वैत की बात करते हैं, इन तमाम प्रपंचों की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही मति प्रौढ़ होती है, इस मति के प्रौढ़ होने पर फिर हम उसे जो है अद्वैत की ओर ले जाते हैं, यानी उस परब्रह्म की ओर ले जाते हैं। तो वो जहां परब्रह्म की चर्चा हो, दार्शनिक तत्वों की चर्चा हो, उसी को आचार्यों ने उपनिषद कहा। अब एक बात और यहां आपको मैं क्लियर करा दूंगा कि उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारण भूतम अविद्याम च शिथिलयति, है ना। इसका एक आपके किताब में एक परिभाषा दी हुई है। क्या आचार्य ने परिभाषा कहा भाई कि उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति। बोले भाई आखिर दर्शन की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम दर्शन क्यों पढ़ेंगे। तो एक बड़ी सुंदर बात आचार्य ने कही कि आप देखेंगे एक और वाक्य है अपने यहाँ कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही जो है वो समस्त बंधनों का और मुक्ति का कारण है। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि सुख दुख की अगर परिभाषा देखी जाए तो सुख क्या है, दुख क्या है, तो बड़ी अच्छी बात जो है आचार्य जो है न्याय शास्त्र में कहते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। भाई जो सबको अच्छा लगे वही सुख है। अगर हम एसी को और अगर मोटर कार को यदि सुख मान लें तो ये आप देखें कि अगर किसी व्यक्ति जिसको अस्थमा है या उसको शीत से परेशानी है, ठंड से परेशानी है, और उसको अगर एसी में बैठा देते हैं तो क्या आपको लगता है कि वह सुखकारक होगा? यह कदापि संभव नहीं है। तो कहा कि ठीक है, क्या काम है, क्या करिए। जब हम लोग सांख्य कारिका यानी सांख्य दर्शन पढ़ते हैं वहां भी एक आचार्य एक बात कहते हैं बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि एक काम करिए कि वह शुरू करते हैं कि दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा कार्य, यानी दुःखत्रय का नित्य संबंध होने से हम उस दुख जो दुख के विघातक हेतु है, यानी उस दुख को जो समाप्त करने वाला हेतु है उसकी चर्चा करिए। तो ठीक है, अगर हमको ऐसा ही करना हो तो एक काम करते हैं, हमें जो है दुख के विघातक हेतु की चर्चा क्यों करनी है। 3 प्रकार के दुख हैं, दुख है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। अगर आध्यात्मिक कष्ट है हम योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, दुख खत्म। दूसरा कहते हैं कि आधिदैविक यानी कोई दैविक आपदा हमारे ऊपर है तो हम उसको जो है दैवीय शांति कर ले, शांति कल का प्रयोग करके उसको शांत कर लें। और दूसरा कहा कि जो है आदि भौतिक जो है यानी ज्वर बुखार बीमारी इत्यादि है तो इसके लिए गोली टेबलेट खा लीजिए। ये क्या फालतू का दर्शन वर्शन की बात करते हैं। तो आचार्य एक बात कहते हैं, भाई ठीक है आपने सही कहा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत क्या होगी कि अगर हम इनको कर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है, आप अगर लौकिक उपाय नहीं करना, आपने कहा कि भाई लौकिक उपायों समस्या है, तो वहां एक बात कहते हैं कि
लेकिन अगर जो हम लौकिक उपाय करते हैं ना, इस लौकिक उपायों में 3 समस्याएं हैं। क्या समस्या आएंगी भाई? तो एक कहते हैं कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि अगर ठीक है एकदम निश्चित, यानी कि बुखार की गोली ली और बुखार एकदम निश्चित खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक समस्या ये आएगी। दूसरी बात आचार्य कहते हैं कि उसमें ये हो जाए कि अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा ना हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तब कहा तीसरी क्या समस्या है भाई आपको? तो कहे कि एक तो कहे कि जो है, पहली बात उन्होंने कहा कि निश्चितता हो, भाई एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, एक बार खा लिया ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा। दूसरा कि निश्चितता हो जाए कि हाँ ठीक ही हो जाएगा। तो कहे नहीं, ये सब समस्या, ये फिर आपको दिक्कत होगा। तो कहते कि क्या करें? तो कहते चलिए, आपको अगर लौकिक उपाय नहीं मानना है तो आपके जो वेद हैं उन्हीं का उपाय मान लीजिए। अगर आध्यात्मिक कष्ट है तो मंत्रों का पाठ कर लीजिए, और अगर कुछ ऐसा आधिदैविक अगर लगता है आपको, तो उसके लिए भी आप तमाम मंत्र हैं उनका, उनसे शांति कल्प करा लीजिए। और तीसरे नंबर में कहते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक आधिभौतिक कोई समस्या है तो उसके लिए भी तमाम ज्वर नाशक इत्यादि सूक्त हैं, उनका पाठ कर लीजिए, इससे भी आपको समस्या मिल जाएगी। आचार्य कहते नहीं, ऐसा अगर करेंगे फिर दिक्कत होगी। वैदिक भाई उपायों में क्या दिक्कत है? कहते वैदिक उपायों में समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने अगर मंत्र पढ़ते समय अगर गलत उच्चारण कर दिया, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर रोगार्थ कोई है, बीमारी से पीड़ित है, मंत्र पढ़ा, हकलाया, कुछ हो सकता है अगर उसको किटकिटी लग रही हो ठंडी में, जो है मंत्र का गलत उच्चारण हो जाए। ऐसा होने से एक समस्या क्या हुई कि आपको मालूम होगा कि इंद्र का जो शत्रु था वृत्रासुर, उसने सिर्फ जो उदात्त का अनुदात्त कर दिया तो उल्टा मंत्र का अर्थ बदल गया, मारा गया। तो बोले नहीं भैया, यहाँ विपर्य परिणाम हो जाएगा, इसलिए पाठ वाला तो आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है। बोले तो और क्या करें? तो बोले जो कि इसमें एक समस्या और आएगी। मान लीजिए सपोज दैट किसी कारणवश हम ठीक भी हो जाते हैं और मंत्रों को पढ़ने से हमें स्वर्ग मिल जाए, तो बोले कि स्वर्ग मिल जाए तो क्या समस्या है? बात तो आपका ठीक है, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है, उसका भोग करिए। कहा नहीं, एक समस्या होगी कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके महीयते, हमारा पुण्य खत्म होगा फिर वही धरती पर भेज दिए जाएंगे, ये भी कोई मतलब का नहीं है। और तीसरा कहा कि अतिशय, अतिशय यानी एक बार यज्ञ किया तो पता लगा कि जो है उसको, उसने पूरे धरती भर का राजा बन गया। आपको याद होगा ये सारे, जब हम लोग महाभारत और रामायण देखते आए हैं, फिर उसको अभिलाषा हो जाती है, उसको लगता है इंद्र बन जाए तब जाकर के सुख हो जाएगा। इंद्र बनता है तो उसको लगता है विष्णु जी ज्यादा सुखी हैं, विष्णु बन जाए। यानी जो अतिशय वाली समस्या है तब नहीं खत्म होगी। तब कहा भाई तब क्या करिए? तो कहा जो कि कष्टों का जो मूल है उसको जान लीजिए। यानी ये जो कष्ट जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी क्या हुआ, अगर इस शरीर के वास्तविकता को हम समझ जाएं, शरीर का वास्तविकता मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हम कह रहे हैं कि यह अगर मैं अपने ही उदाहरण को, जैसे सामने आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर राजा रामचंद्र पाठक सामने बैठे हैं और कुछ क्षण बाद क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोग क्या कहते हैं, यह अमुक व्यक्ति की जो है यह अमुक व्यक्ति की लाश है या उसकी उसका जो है देह पड़ा हुआ है। ये तो बात वही, जैसे राम का घर, भाई फलाने का जो शरीर, यानी तो फलाना कोई और है, यह शरीर किसी और का है। यानी मतलब है कि शरीर में जो है वो यह शरीर नहीं है। बोले अगर इस ज्ञान को आप समझ जाते हैं तो वो आपको त्रैकालिक समस्या से मुक्ति मिल जाती है। और इसी चीज को बताने के लिए जो है अद्वैत ने कहा कि नहीं भाई, एक ब्रह्म को जान लीजिए, ब्रह्म ही पूरा पदार्थ है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा, आप जब आते हैं नव्य न्याय में, तो नव्य न्याय वाले कहते हैं, न्याय वैशेषिक जो है कि भाई 7 पदार्थ में वो देखते हैं पूरे जगत को। जो आप अगर योग दर्शन की बात करते हैं तो 26 तत्वों में पूरे जगत को देखते हैं। अगर आप बात करते हैं सांख्य दर्शन को, तो 25 तत्वों में समस्त जगत को विभाजित कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिससे आपका मोह है यह संसार, वास्तविकता में वो 26 पदार्थ है, कोई कहता है 7 पदार्थ है। यानी यह पदार्थात्मक है, न कि आप हैं, हम हैं, हमारा भाई है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, बहुत सहज हमें लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये हमारा बालक है, क्या आपको बालक से मोह है या शरीर से मोह है जो आपके बालक के रूप में है? जैसे मान लीजिए बालक अगर हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, तो पैदा होने के बाद से अगर माता को बिना दिखाए अगर नर्स ने बालक चेंज कर दिया बच्चा, और माता को नहीं मालूम है, तो क्या उस माता की आसक्ति बदले हुए बालक से चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति उस जो है नवजातक में थी।
तो मतलब है कि वहां आसक्ति का जो कारण है मन है, और इसी को सुलझाने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इस प्रकार से जो हमारा वैदिक वाङ्मय है वह 4 प्रकार के अंगों में, मतलब 4 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला जो आपका संहिता भाग यानी मंत्रों का संकलन, दूसरे नंबर पे जो भाग आया वह दूसरा भाग था आपको ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा जो है उपनिषद। 4 प्रकार से जो है आचार्यों ने इनकी रचनाएं की। लेकिन समस्या क्या आ रही है, आप देखेंगे कि संहिताओं में मंत्रों का संकलन तो कर दिया गया, लेकिन वह मंत्र जो थे ना वह किसी एक विषय को लेकर के नहीं बनाए गए। एक ही मंत्र है जो आध्यात्मिक अर्थ दे रहा है, वही जो मंत्र है वह दूसरे क्षण में अगर आप डिकोड करेंगे गणित की दृष्टि से तो वो गणितीय अर्थ दे रहा है। अब ये एक समस्या आई, और आचार्यों ने क्या किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि कई जो है अनेक वैज्ञानिक सूत्रों का प्रतिपादन आचार्यों ने किया। एक तरफ वो बता रहे हैं कि अयं गौहु पृथ्वीरत्नमीद सतन मातरम पुरः पितरंच प्रयंत। अयं गौहु में जो हमारी पृथ्वी है यह दिन रात जो है घूम रही है। दूसरा कहते हैं वहां पे जाकर के एक मंत्र में वहां वो सूर्य को चल बताते हैं। अब क्या होता है, आप जब आगे अभी हम लोग सिद्धांत स्कंध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम जब सापेक्ष गति मानते हैं, दोनों में से एक को जब स्थिर मानेंगे तब जाकर के हमारे गणना का कार्य संपादित हो सकेगा। अतः आचार्यों ने इन दोनों ही विधियों को बताया। अब लेकिन दिक्कत क्या था कि ये मंत्रों में बताए गए। एक प्रसंग चल रहा है पृथ्वी के घूर्णन का, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वही प्रसंग चल रहा है जो है गणित के पाइथागोरस थ्योरम का। अब समस्या आई कि ये सारे मामले जो है हौज पौज थे। आचार्य ने कहा कि नहीं भाई, इस तरीके से तो मान लीजिए ठीक है, सांगम वेद मधित्येव, ऐसा कहा था कि वेद को अंगों के साथ पढ़े, लेकिन अगर वेद को अंगों के साथ पढ़ रहा है उसको स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा है पाठक को भाई कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ क्या हुआ। तब इसको जानने के लिए आचार्यों ने अलग अलग अंगों में इसका विभाजन किया, और यहीं से आप देखेंगे कि वेदांग की चर्चा आती है। यानी पहले वैदिक वाङ्मय, और जब वैदिक वाङ्मय को समझने के लिए जब उसका विस्तार किया गया तब आ जाता है वेदांग। वेदांग यानी वेद का अंग। अब आप देखेंगे कि वेदांग कैसे अब आ रहा है अभी यहाँ, तो 6 वेदांगों की चर्चा जो है आचार्यों ने की। अब 6 वेदांगों की चर्चा क्यों कि पूरे शरीर में अगर हम वेद को एक पुरुष मान लें, अंग कहने का मतलब है कि भाई हम पुरुष को कैसे जानते हैं, किसी व्यक्ति को कैसे जान रहे हैं। पुरुष कहने का मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष वाला नहीं है, यहाँ पुरुष जो है आप एक शरीर को समझेंगे। एक शरीर है, तो इस शरीर को हम कैसे जानते हैं, या हाथ शरीर है, या पैर शरीर है, या सर शरीर है, या पेट शरीर है, किसको आप शरीर कहेंगे। यानी इन समग्र का एक जो कह सकते हैं कि असेंबलिंग है, इसका नाम हम जिसको बॉडी असेंबली कह रहे हैं। तो अगर हम वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं, वेद को एक पुरुष मानते हैं, तो इस पुरुष के अलग अलग अंग हैं जिसको कि जिसकी आवश्यकता उस पुरुष को समझने के लिए है। यानी अगर स्वयं साक्षात आत्मा, जिसको आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन में ये आत्मा को ही पुरुष कहते हैं उसमें, तो यह जो पुरुष है यह आत्मा है, बिना अंगों के रह ही नहीं सकता। तो जब अंगों के बिना नहीं रह सकता तो उसको प्रकटीकरण इनका आवश्यक था। तब क्या किया गया कि इन्हीं वेदांगों की रचना जो है की गई। अब ये जो वेदांग रचे गए आप देखेंगे उसमें कहा गया कि छंदः पादौ तु वेदस्य। अब ये जो छंद शास्त्र है ना, वो वेद का पाद यानी कि पैर कहा गया, चरण कहा गया है। दूसरा कहा कि हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, यानी जो कल्प है वह हस्त कहा गया। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, यानी जो आंख है ना वह ज्योतिष शास्त्र जो है भगवान वेद पुरुष का नेत्र है। और निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त जो है वो कान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम एक एक करके भी आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहते हैं कि शिक्षा घ्राणम वेदस्य, अब शिक्षा जो है वह नाक है, नासिका है, और मुखम व्याकरण स्मृतम, और मुख जो है व्याकरण शास्त्र को कहा गया है। तब कहा कि तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अभी मैंने जो पंक्ति आपसे कही थी कि इसको सांग माने अंग सहित पढ़ने से क्या होता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ तो बात समझ में आई। अब हम एक एक करके थोड़ी सी चर्चा इनकी करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा क्या है। आप देखेंगे कि हमें किस प्रकार से बोलना है, उसके लिए आचार्य कहते हैं वर्णस्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। यानी जहां वर्णादि के उच्चारण का तरीका बताया जाए। जैसे आप एक चीज देखें कैसे हमें संस्कृत के वर्णों को बोलना है। आचार्य एक बड़ा सुंदर वहां उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान
दृष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजयेत। कहे कि जो शेरनी होती है, जब आप देखेंगे उसमें बल कितना ज्यादा होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को उठाती है तो उठाते समय इतना ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो वो बालक दांत से छूट के गिर जाए या उस बालक जो है उसके शिशु में वो दांत फल जाए। इसी प्रकार से, इसी भय से वर्णों का भी उच्चारण करना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हम किसी शब्द को इतना तेज पकड़ ले, जैसे वर्णोच्चारण। अब ऐसा कहा कि वह भी डबल समझ में आया, च भी डबल समझ में आया, ड़ भी डबल समझ में आया, अर्थ दूसरा हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि पहले तो कहा कि भीता पतन भेदाभ्याम, पहला तो आपने डर के मारे को छोड़ दिया, और दूसरा का वो गिर गया, यानी कि उसका उच्चारण ही नहीं आया। जैसे अभी हमने जैसे ये श्लोक कहा कि वर्ण स्वराचारण प्रकारो। अब उच्चारण प्रकारो कहने का मतलब क्या है? अब वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकार, ऐसा अर्थ हम अगर बोलते हैं इस प्रकार से, उच्चारण में अगर आप ऐसा कहिए, ऐसा होगा कि डकार हल हो जाएगा, उच्चारण अवड़ा पूरा बोला। तो कहने का क्या आचार्य का मतलब था कि जहां किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना है, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है, यह जो जहां बताया जाएगा, जिस अंग में बताया जाएगा, उस अंग का नाम शिक्षा है। ठीक है ना? इसके बाद से आपके पुस्तक में इस पे जो है तमाम चीजें लिखी गई हैं। और दूसरा जो है कहा कि कल्प क्या है, क्योंकि हाथ है। अब कहा कि हस्तौ कल्पो थ पठ्यते, हाथ कल्प को बताया। हाथ का क्या काम है? यानी क्रियाओं का संपादन करना। आप जानते हैं जब हम क्रियाओं का संपादन करना, यानी कि किसको पहले कर दे किसको बाद में कर दे, ये सारा हाथ का काम होता है। से कहते हैं कि कल्पो वेद विहिता नाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्र, यानी जो वेद विहित कर्म है, इन वेद विहित कर्मों को किसके बाद कौन सा करना है, इसको करने के लिए जो अंग बताएगा, उस अंग का नाम है कल्प रखा गया। तीसरी बात जब हम आते हैं, अब आप जानते हैं कि कल्प के जो है 4 भेद हैं। अब 4 भेद कौन कौन से हैं भाई? तो श्रौत सूत्र है, कल्प सूत्र है, गृह्य सूत्र है, और श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, और चौथा सुलभ सूत्र। ठीक है ना? ये 4 प्रकार के जो है आपके कल्प के अंतर्गत विभाजन किए गए। अब श्रौत सूत्र का मतलब क्या है कि यागादि के प्रतिपादन के लिए आपको श्रौत सूत्र है। इसी प्रकार से जो है आपके गृह्य सूत्र हैं, और धर्म सूत्र में धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतिपादन, और सुलभ सूत्र में जैसे यज्ञ वेदी आदि के निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई गई है। तो ये आनुपूर्वी जो कार्यों को करना है, उसको जो बताने वाला आपका जो प्रकरण है, वह जो है कल्प शास्त्र है, यानी कि कल्प अंग है। अब इसके बाद हमने आपसे कहा था कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा गया। क्यों नेत्र कहा गया भाई? तो इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आचार्य वाराहमिहिर जो है लिखते हैं लघु जातक में, जो अपने ग्रंथ में, कि यह जो शास्त्र है आपको यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्तमसि द्रव्याणि दीप इव। यह जो शास्त्र है वो क्या करता है कि जैसे कोई प्रकाश है अंधेरे में रखे हुए वस्तु को प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो ज्योतिष शास्त्र है वो क्या करता है, यानी हमारे कर्मों के द्वारा जो उपार्जित उसका फल, उस शुभाशुभ फलों को क्या करता है, प्रकाशित कर देता है। पहला तो ये। दूसरी जो बात यहाँ पे आती है, आचार्य लगध जो है अपने वेदांग ज्योतिष में लिखते हैं क्या कि वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। और आचार्य भास्कर भी जो है अपने सिद्धांत शिरोमणि के गणिताध्याय में वहां लिखते हैं कि यह जो यह ज्योतिष शास्त्र है, यह क्या करता है कि शुभाशुभ फलों का विवेक करने के कारण इसको जो है ज्योतिष शास्त्र के नेत्र की संज्ञा दी गई है। तो ज्योतिषाम अयनम चक्षु। अब इसके बारे में क्योंकि यही पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे क्या है, तो निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। अब ये निरुक्त क्या है, यानी जो वैदिक शब्द हैं आप देखेंगे, यानी इटिमोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि इस शब्द का निर्वचन किस प्रकार से होगा, इस शब्द का यानी वैदिक शब्दों के अर्थों का जो निर्वचन करेगा जो अंग जो है, उसको आचार्यों ने निरुक्त कहा। इसके बाद से व्याकरण को बताया कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। भाई वर्णादि का उच्चारण जो आप कर रहे हैं,
वो वर्णादि का स्थान क्या है और कैसे वो शब्द बने और कौन से शब्द साधु हैं, कौन से शब्द असाधु। साधु असाधु कहने का मतलब यानी कौन से शब्द सही हैं, कौन से शब्द जो है गलत हैं, इनका जिस अंग के द्वारा निर्धारण किया जाएगा वह जो है व्याकरण। और इसके बाद से छंद जो है, आपको जानते हैं कि जैसे छादनाथ छंद यह शब्द बनता है, यानी कि जो छंद है वो क्या करते हैं, जैसे आवेष्टित करते हैं मंत्रों को, यानी किस माने कितने अक्षर पे विराम लेना है, कितने अक्षर की यति है, कहाँ शब्द को बोलना है, कहाँ कितने अक्षरों बाद रुकना है, कितने मात्राओं के बाद रुकना है, यह जिस अंग के द्वारा निर्धारण किया जाएगा, यह निर्धारण करने वाला जो अंग होगा वह जो है आपका छंद होगा। तो इस प्रकार से इस वेद को समझने के लिए इन 6 वेदांगों की रचना की गई। अब यहाँ जब आगे देखेंगे कि आपके जो इस पुस्तक में जो चर्चा आती है कि संस्कृत साहित्य की, यह संस्कृत साहित्य अब यहाँ से रामायण से शुरू होता है और रामायण के आदि काव्य जो है रामायण, इसके बाद से पुराण साहित्य है। आप जानते हैं कि 18 पुराण है। 18 पुराण का परिचय आप सामान्य रूप से पुराण एक है, पुराण विमर्श नामक एक ग्रंथ है, उसको आप जरूर देख लेंगे, आपको इंटरनेट आर्काइव पे उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। पुराणों का परिचय वहां आपको बहुत सुंदर सहज में मिल जाएगा। और कहे कि पुराणों के 5 लक्षण है, पुराणों में वास्तविकता में वर्णित क्या होता है उसको बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंच लक्षणम। यानी ये पुराण के 5 लक्षण है। कौन कौन से? सर्ग, सर्ग माने होता है सृष्टि, यानी यह सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो है पुराणों में इसकी चर्चा है। सर्गश्च, प्रतिसर्ग माने होता है प्रलय, यानी यह सृष्टि समाप्ति कैसे होती है। वंश यानी ऋषियों देवताओं इत्यादि के वंश का वर्णन। इसके बाद से मनवंतर, प्रत्येक मनु की अलग अलग कथाएं। और वंशानुचरित यानी जो वंशों में जो उत्पन्न जो राजा, उन राजाओं की जो कथाएं हैं, ये तमाम इन सामग्रियों का जिस साहित्य में वर्णन किया जाए उसे आचार्यों ने पुराण की संज्ञा दी है। अब आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। इसके बाद से जो है मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रेक्षसे, ये वाला श्लोक भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है। और यहाँ से 18 पुराण जो है, और फिर इसके बाद से काव्यों की चर्चा आती है, जिसमें गीति काव्य है, चंपू काव्य है। अब आप जानते हैं कि 2 प्रकार के जो है साहित्य कहे गए हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य और पद्य काव्य मतलब गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब छंद, और इन दोनों से जो उभय मिश्रित होगा वो चंपू काव्य। इसकी भी चर्चा आपके जो है इस सिलेबस में की हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक संपूर्ण विस्तार आचार्य ने जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद बताया कि लोक कथा क्या है, नीति कथा क्या है। इसके बाद से काव्य शास्त्र की चर्चा आती है। अंतिम जो आपका इस इकाई में बताया गया वो बताया गया अन्य शास्त्र के नाम से दिया हुआ है। एक टॉपिक बनाया गया जिसमें कि आपका आयुर्वेद है, काम शास्त्र है, कोश ग्रंथ है, और इसके बाद से छंद शास्त्र अभी हमने आपको बताया। इसके बाद से राजशास्त्र और अर्थशास्त्र इत्यादि की चर्चा यहाँ पे इस पाठ में यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आते हैं, एक सेकेंड, आपको बताऊं कि हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधा सीधा ज्योतिष शास्त्र के परिचय पे, यानी जो हमारा मुख्य विषय है। यहाँ आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा के उद्भव वैशिष्ट का वर्णन, एक बार प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं, अगर यहाँ कुछ छूटा होगा तो आप जरूर बताएंगे। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय आपने देख लिया, वेदांगों का संक्षिप्त परिचय भी हमने जैसा बताया आप इसको लिख सकते हैं अपने यहाँ, और काव्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय आप यहाँ स्वयं से इसको अध्ययन कर लेंगे। अगर कुछ इसमें बचता है तो जरूर हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। और 5वां जो है आयुर्वेद का परिचय, आयुर्वेद के बारे में भी आपके इस पुस्तक में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 1.5 पेज का करीब, उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, सामान्य निर्वचन है जिनको आपको समझ लेना है। हम मुख्य आते हैं जहाँ समझने वाली बातें हैं। सबसे पहला है ज्योतिष शास्त्र का परिचय आपका, इसके बाद जो इकाई 2 है। ज्योतिष शास्त्र आप जानते हैं, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि जिस शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं यह काफी रोचक होने वाला है। आपको जहां लगता होगा कि नहीं ये बहुत, मैं ऐसे शास्त्र को पढ़ने जा रहा हूं जो बहुत सहज है, और शायद हो सकता है कि जहां हम हस्तरेखा या कुंडलियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आगे की कक्षाओं में आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते हम कैसे भूगोल, खगोल और जो है जो त्रिगोलीय या पंचगोलीय ब्रह्मांड की अवधारणाएं हैं हम उसको कैसा जानेंगे। गौरव कौशिक जी, आप अपना जो है माइक बंद कर दे, क्योंकि जो है पिन हो गया है आप ही का मेन स्क्रीन में, ठीक है।
तो हम ये देखेंगे कि कैसे जो है इन तमाम चीजों पे आचार्य जो है विचार कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, जो भी आगे हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसमें गोल नाम करके एक अध्याय है, गोल परिभाषा। आप देखेंगे जैसे ही मैं आपको गोल पढ़ाऊंगा, पिछले लेक्चर्स में आप जरूर उसको देखेंगे, आपको कैसे यूनिवर्सल मैपिंग का सिस्टम उस समय विकसित था, जिस समय हम ये सोचा। अभी आज अगर हम देखेंगे तो हम में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी झुकी है, अगर आपको जानना हो तो सामान्य सा साधन क्या है। दूसरा प्रश्न कि जिसको हम कर्क रेखा, मकर रेखा या जो है जिनको हम कह रहे हैं, ये वास्तविकता में कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं क्या हैं? क्योंकि हमने तो भूगोल की किताबों में पढ़ा है यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन कुछ काल्पनिक अगर रेखाएं हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका वास्तविकता से संबंध होगा। तो वो वास्तविकता क्या है? अक्षांश रेखाएं कैसे हम बिना गूगल बाबा के जानेंगे कि हम किस अक्षांश पे हैं? तो इन तमाम विषयों का आलोडन जो है, और कैसे ये ग्रहण हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड की मैपिंग कैसे हम इसको समझेंगे, इन तमाम विषयों पे मैं आपके साथ आगे अभी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। मैंने आपसे कहा कि अब यहीं से आपका अध्याय शुरू होता है। पहले ज्योतिष क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। कहा आचार्य ने एक परिभाषा दी कि ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राण्यधिकृत्य कृतम शास्त्रम। ज्योतिषी कहने का मतलब क्या था? ज्योति पदवाचक था। कहा कि ज्योति माने जो ज्योतिषमान पिंड हैं उनके और ग्रह नक्षत्राणी अधिकृत्य, यानी ग्रहों और नक्षत्रों को अधिकृत करके बनाया गया जो शास्त्र है वह जो है ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, तो अब ग्रह नक्षत्रों को आश्रित करके क्या बनाया गया भाई? कौन कौन सी बातें आ सकती थी? तो ग्रह नक्षत्र को आश्रित करके पहला तो सबसे जो पहली बात आती है ना, वह आता है उन ग्रहों के एग्जैक्ट पोजीशन का, यानी उन ग्रहों के एग्जैक्ट स्थान का पता लगाना, यानी गणना, कैलकुलेशन। ये हमारा पहला विभाग था जिसको कि हम आज एस्ट्रोनॉमी कह रहे हैं। ये कैसे होगा, ये आगे हम लोग तमाम इस पे अभी जो है चैप्टर्स आपके हैं, और सिलेबस में आपको इतना कुछ है क्योंकि आपको एमए में पढ़ रहे हैं तो निश्चित है थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि जितना हम सहज समझ के इसको चल रहे थे, शायद हमें पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं अब हमने इसको समझना शुरू किया है। अभी तक जो समझ रहे थे शायद वो एक कथावत था। तो ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राण्य अधिकृत पहले बताया कि उनका कैलकुलेशन। अब दूसरा जो हम दूसरी बात करेंगे वो उनका प्रेडिक्शन, यानी उनका प्रभाव क्या है। अब यह जो कैलकुलेशन है आप देखेंगे कि 3 प्रकार के कैलकुलेशन है। मैंने आपसे कहा एक तो भूगोल। अब ये जो हमारा जो टोटल का टोटल हम अपना सोलर सिस्टम ले रहे हैं, इसमें 3 प्रकार, वी आर डूइंग द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज भूगोल। भूगोल यानी हमारी जो पृथ्वी है इस पे कैसे हम गणना करेंगे। दूसरा खगोल, यानी कि हमारे जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा नंबर भगोल, यानी कि हमारा जो सबसे ऊपरला आवरण है जिसमें नक्षत्र है, तारे हैं, इन नक्षत्रों के केंद्रिक गणनाएं कैसे होंगी। तो we will learn that how will we calculate the position of planets in these three dimensions। कैसे हम इसमें अलग अलग आयामों में ग्रहों की गणना करेंगे। इसके बाद बात आती है इनका भौतिक प्रभाव। और जब भौतिक प्रभाव की बात करेंगे तो ये प्रभाव भी 3 तरीके से पड़ेगा, आप जानते हैं। एक तो ग्रहों का ब्रह्मांडीय प्रभाव कि भाई पूरे ब्रह्मांड की क्या स्थिति बन रही है। दूसरा उन ग्रहों का भौगोलिक प्रभाव कि भाई आप जानते हैं कि यह जो हमारा आकाश है, यदि पृथ्वी से नीला दिखता है तो चंद्रमा पे जाने के बाद यह हमारा आकाश काला दिखाई देता है। यानी एक ही प्लेनेट पे अगर पोजीशन बदल दिया जाए, एक ही व्यक्ति का अगर जो है, तो उसको सारी चीजें अलग दिखाई देंगी। ये कैसे हो रही है ये सारी चीजें? एक ही बिंब जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, पूरा जिसको कह रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि हमको चंद्रमा पूरा कभी दिखता ही नहीं है, चंद्रमा हमें हमेशा आधा ही दिखेगा। और जिस दिन अष्टमी के चांद को हम देखते हैं उस दिन चंद्रमा हमको 1/4 दिखाई दे रहा है। तो कैसे बिंबीय कैलकुलेशन हो रहे हैं। तो यानी आपको बताया पहला समग्र प्रभाव यानी ब्रह्मांडीय प्रभाव। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ भौगोलिक प्रभाव क्या है, हमारे पृथ्वी पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं जब हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं तो ये नेचुरल डिजास्टर जो है हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या हमारे यहाँ तरीका होगा। जैसे हम भूमि के भीतर जल की बात करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ धरती को माता कहा, क्यों कहा भाई, मानव की कल्पना क्यों करें पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी में भी जो है सिराएं हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, वैसे हमारे यहाँ पृथ्वी में भी सिराएं हैं। तो उनसे जल का ज्ञान करना, अब ये किसी एक व्यक्ति पे तो आधारित था नहीं, तो पूरा जहां भौगोलिक प्रभाव की बात करेंगे तो
हमारा यह जो है इस माने फलादेश वाले स्कंध का यानी प्रेडिक्शन का हमारा दूसरा विभाग होगा। तीसरा जो तीसरी बात करेंगे, अब हम सिर्फ अभी दो ही की बात किए, पहला सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा में क्या क्या चीजें आ रही हैं। और तीसरा जो प्रेडिक्शन है वो होगा ह्यूमन सेंट्रिक, माने मानव केंद्रिक प्रभाव, यानी एक एक व्यक्ति पे उसका क्या प्रभाव है। तो ये फलादेश भी हमारा 3 प्रकार का हुआ। इसके बाद से आप देखेंगे कि उन ग्रहों का, ठीक है, जब हमने कहा कि भौगोलिक प्रभाव की चर्चा करेंगे तो उसमें भौगोलिक में मानव पे भी प्रभाव होगा, और जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ खेती की, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। आपके मार्केट पे क्या इंपैक्ट आना है वो भी पता लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम चंद्रमा के श्रृंगोन्नति की बात करते हैं तो बाजार के समर्ग और महर्ग का विचार, यानी सस्ताई और महंगाई का विचार वहां करने के लिए आचार्यों ने कहा है। जहां हम बात करते हैं पताका की, कि जो है कैसे हम साल भर में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब हम बात करते हैं कि कैसे हम हवाओं के द्वारा जानते हैं कि कैसे माने कौन से फसल अच्छे होंगे, कौन से फसल इस साल कमजोर होंगे। ये कुछ ऐसा नहीं था कि एक कहानियां थी या वो झंडा लगा करके जो है हवा का मजा ले रहे थे। वो आचार्य समझते थे कि आखिर इसका परिणाम क्या होना है, हमारे यहाँ की जो प्रकृति है उसके क्या क्या सिंबल्स हैं। तो इन तमाम चीजों की बात करेंगे। तो यही कहा कि ज्योतिंसी ग्रह नक्षत्राणि अधिकृत्य कृतम शास्त्रम, यानी जो हमारे ग्रह नक्षत्र आदि हैं इनको आधारित करके बनाया गया शास्त्र यह ज्योतिष शास्त्र है। यहां तक अब आपको बात समझ में आई। और इस ज्योतिष माने ग्रह नक्षत्र को आधारित करके तो क्या क्या आधार बनाया। अब आप जानते हैं कि जैसे हमारा यह जो ब्रह्मांड है ना वो ट्राइसेंट्रिक यूनिवर्स है। अभी तक हम जानते थे कि सबसे पहला जो हम जिसको हम सोलर सिस्टम कह रहे हैं, यानी पहली जो सत्ता है वो सूर्य केंद्र की सत्ता है, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है हमारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। दूसरी जो बात आती है वो कहते हैं वरुण केंद्र की सत्ता है, यानी कि जो हमारा यह सोलर सिस्टम है यह भी स्टेबल नहीं है, यह भी एक्सपैंड हो रहा है। और यह किसके तरफ घूम रहा है, चारों तरफ एक वरुण केंद्र की सत्ता है जिसके चारों तरफ घूम रहा है, और जिसको हम जानते हैं कि आज के टाइम में उसको जो है अल्कोहलिक सेंटर कहा गया। तीसरा वह अल्कोहलिक सेंटर यानी जो वरुण केंद्र की सत्ता है वह भी स्थिर नहीं है, वह भी जो एक सत्य केंद्र की सत्ता के चारों तरफ घूम रही है। इसको बताने के लिए आचार्यों ने क्या किया, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। जैसे हमने कहा कि अगर सूर्य कह देते हैं, जो ग्रहों का नामकरण है आगे हम इसको जानेंगे, तो सूर्य कह देने से आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होता। अगर हम देखते हैं अगर आधुनिक विज्ञान में, तो अगर जैसे हेली ने अगर एक धूमकेतु खोजा तो उसको हेली धूमकेतु नाम दे दिया गया। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, ग्रहों के गुण और स्वरूप के आधार पर नामकरण होता था। आपको यह बात मैं बड़े उससे कहता हूं कि संस्कृत में एक भी नाम जो रखे गए ना उसमें एक अक्षर भी अगर जोड़ा गया तो वो अनायास नहीं था, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। तो कहे कि ठीक है भाई, वो कैसे, कहा कि सूर्य आपने कह दिया, इसमें क्या लॉजिक है भाई, सूर्य सूर्य तो सब सुनते आ रहे हैं। कहा नहीं, सूर्य को कहने का मतलब था अगर सूर्य आपने कह दिया तो बिग बैंग थ्योरी अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, तो सूर्य सिद्धांतकार अपने अंतिम अध्याय में लिखते हैं, एक पहले मैं इसको थोड़ा सा इसकी एटिमोलॉजी बताता हूं कि सूर्य प्रसवे धातु है, प्रसवन अर्थ में जन्म देने के अर्थ में। और सूर्य सिद्धांतकार जब भगवान सूर्य जो है उनका जो अंशावतार है, जब वो मयासुर को उपदेश करता है तो लिखता है क्या कि प्रसूत्या सूर्य उच्यते, यानी इस सोलर सिस्टम को जन्म देने के कारण से, इसका प्रसवन करने के कारण से इसका नाम सूर्य रखा गया। अब आपको लगा कि भाई अरे गजब की बात है, ये तो मतलब एक सिर्फ सूर्य कह देने से ये बात क्लियर हो गई कि इसने पूरे जगत का प्रसन्न किया। फिर कहा अच्छा चंद्रमा में ऐसी कौन सी बात थी, तो कहा कि दूसरा जो नाम है वो चंदयति आह्लादयति शब्द है। अब देखिए अगर जितने भी आपके चाहे इंडियन फिलोसफर्स हो या पोएट्स हो या वेस्टर्न पोएट्स हैं, किन्होंने भी सभी आचार्यों ने जो उपमान और उपमेय जो उदाहरण दिए हैं उनमें उन्होंने चंद्रमा को लिया। चंद्रमा को क्यों लियो भाई, चाहते तो अगर कोई नायिका थी, अगर मतलब रक्त गौरा थी यानी लाल वर्ण की गोरी हो तो मंगल से तुलना कर दे, भाई मंगल तो रक्त ग्रह है भी। या बहुत मतलब सुंदर दिखती हो तो शुक्र देखिए आकाश में कितना चमकीला दिखता है, कह देते कि सूर्य से दिखती हो, नहीं ऐसा नहीं किया। क्यों, तो कहा चंद्रमा कहने का तात्पर्य था कि चंदयति आह्लादयति चंद्र, जिसको देखने के बाद से आह्लादन हो जाए, मन आह्लादित हो जाए। भले चंद्रमा में कोई कलंक था, दाग था, उसके बाद भी ऐसा गुण चंद्रमा में ही रहा। तो जहां इन सारे विषयों का निर्वचन किया गया वह शास्त्र जो है ज्योतिष शास्त्र है। अब ज्योतिष शास्त्र में आप जानते हैं कि जब इसकी परंपरा चली तो मैंने जैसा आपसे कहा कि सर्वप्रथम वेदों में इसका निकष हुआ।
वेदों के बाद से इस परंपरा को जो स्थापित करने वाले 18 आचार्य आते हैं, जिसमें कि आचार्यों ने इनका नाम बताया कि सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरंगिरा लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु कौनकुटादशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं। अब प्रवर्तक और आचार्य में अंतर क्या है ये थोड़ा बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रवर्तक मतलब होता है वह ऋषि या वह रिसर्चर या वह व्यक्ति जो क्या कर रहा है, इन तथ्यों का खोज करके इनकी स्थापना कर रहा है। और आचार्य कहा, आचार्य कौन है भाई, इसके बारे में भी आगे चर्चा आएगी, वहां भी हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्य मतलब जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो प्रवर्तक है ना, ये प्रतिष्ठापक आचार्य है, और बाद की जो आचार्य परंपरा हम जिसको कह रहे हैं वह इन्हीं प्रतिष्ठापित जो है सिद्धांतों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के 18 जो है आपके प्रवर्तक हो गए। अब इस ज्योतिष शास्त्र में हम जब विभाग करेंगे, आप देखेंगे तो 3 प्रकार के विभागों की चर्चा इसमें है। कक्षा की टाइमिंग आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अब समेटने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जानते हैं कि आप 3 प्रकार के स्कंध विभाजन है ज्योतिष शास्त्र का। 3 स्कंध है, सिद्धांत, संहिता, होरा। ये 3 स्कंध जो है, क्योंकि आप देखेंगे आर्यभट्ट जिस समय आ रहे हैं, तो आर्यभट्ट के आने पे क्या होता है 4वीं शताब्दी में, कि उस समय वो केवल गणित वाले पक्ष को बताते हैं, गणित और गोल को। क्योंकि वहां कहते हैं आर्यभट्ट स्त्रीणि गदति गणितम कालक क्रिया गोलम। गणित, कालक क्रिया और गोल, यानी कि गणित को बता रहे हैं, कालक क्रिया पाद को बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे गोल को बता रहे हैं। वहां फलित की कोई चर्चा नहीं। लेकिन 5वीं शताब्दी का आचार्य अचानक से आता है और ज्योतिष शास्त्र मनेक भेद विषय स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्थम्योपनयस्य नाम मुनि भी संकीर्तते संहिता कर देता है। भाई इतना जल्दी आया, बिल्कुल इतना विकास हो गया, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप रहा है। तो सामान्य सी बात करें तो कहा कि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं। ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषय में, इसके अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन सबको कंक्लूड करके स्कंधत्रयाधिष्ठितम 3 स्कंधों में इसका समायोजन कर दिया गया। वो कौन से 3 स्कंध हैं? तो सिद्धांत, संहिता और होरा। इसके बाद से आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि मैंने इसके पहले आपको सिद्धांत स्कंध के बारे में भी चर्चा की है, और फिर भी बता देता हूं कि सिद्धांत स्कंध का मतलब हुआ जहां त्रुटि से लेकर के पर्यंत प्रलय पर्यंत की गणना की जाए, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट वाले यूनिट की जहां चर्चा की जाए, मानव प्रभेद क्रम, चारश्च द्विशदाम यानी एस्ट्रोनॉमी, द्विधा च गणितम 2 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रश्नस तथा सोत्तरा क्वेश्चन विथ आंसर्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चंस होंगे और उनका आचार्य वहां खुद ही जवाब देंगे। भू माने जियोग्राफी, धीष्ण माने नक्षत्र विज्ञान, ग्रह संस्थित कथनम यानी कि एस्ट्रोनॉमी, यंत्र आदि यत्रोचित यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इनको कैसे बनाया जाए, ये जो जहां बताए जाएंगे, जिस स्कंध में इनका वर्णन होगा उसको सिद्धांत कहा। संहिता क्या है? तो जैसे बताया आपको, ग्रहों के जहां समग्र फल की चिंता करेंगे, संहिता। और होरा का क्या मतलब है? यानी व्यक्तिनिष्ठ जहां विचार हम करेंगे ग्रहों के प्रभाव का, वह हो गया आपका होरा स्कंध। इन 3 स्कंध के अलावा प्रश्न शास्त्र, इसके बाद से जो है आपको शकुन, और कुछ जो आचार्य केरल जो आपका विधान है, केरल प्रश्न संग्रह आदि जो ग्रंथ है, इस प्रकार के विधानों को लेकर के, और जो है कुछ इसमें जो है 5 स्कंध भी मानते हैं, यानी प्रश्न को और शकुन को लेकर के 3 स्कंध, ये सिद्धांत, संहिता, होरा, चौथा प्रश्न और 5वां शकुन, इसको लेकर के 5 भेद मानते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य मत है आचार्यों का, उसमें जो है ज्योतिष शास्त्र के 3 ही स्कंध जो है आचार्यों ने बताया। यहाँ पर जाकर के आपका दूसरा यूनिट पूरा होता है, और अगली कक्षा में इसके जो 3 यूनिट्स हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे वो डीपर होते जाएंगे, तो हमें उनको अच्छे से जो है पढ़ना है, एक एक तथ्य को समझना है। जहां आपको समझ में न आएगा, आज आप निश्चित जाकर के पहले 2-3 बार वीडियो सुनेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि चीजें जितनी जल्दी समझ में आती हैं, जैसे मुझे लगता है कि पठन पाठन का काम है ना, हाथ में बालू थामने जैसा होता है। हम हाथ में रेत उठाते, लगता है पूरे मुट्ठी भर हमने भर लिया, लेकिन थोड़ा समय निकलता है और हमने उस पर दोबारा अभ्यास नहीं किया, तो हाथ से बालू जो है निकल करके रेत जो है बाहर हो जाता है। तो आज हम जो है आज के कक्षा को, आज की काउंसलिंग को यहीं विराम देते हैं, और आप सबने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबको मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी, अब हम उस पर एक एक करके विचार। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि 10 मिनट डॉक्टर साहब आप लोगों से प्रश्न लेंगे। आपसे जो प्रश्न करने हैं उसमें सिर्फ प्लीज म्यूट रखें। अभी जो भी प्रश्न आपको हमने देखा कि कुछ कॉमन प्रश्न आपके हैं जो इग्नू से संबंधित हैं, कि हमें बुक्स नहीं मिली,
असाइनमेंट या अदर्स कोई चीजें हैं, ये प्रॉब्लम रीजनल सेंटर से जुड़ी प्रॉब्लम है, वो हम बताएंगे या रीजनल सेंटर आपका जो होगा वो बताएगा। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा अभी आज हो तो आप 5-7 सवाल जो भी आप लोगों के मन में हो आज ले लें। बाकी बचे हुए सवाल आपके, ऐसा नहीं है, जो मन में जिज्ञासा रहेगी फिर हम उसको कल भी आपके कल काउंसलिंग नहीं है, परसों है, परसों हम फिर ले लेंगे जो है। तो आप लोग बिल्कुल एक चीज निश्चित रहें कि एक हम लास्ट में कोशिश करेंगे कि एक अलग से डाउट्स जो आपके हैं उस पर पूरा क्लास ही रखा जाए। लेकिन आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने प्रश्न जो है अनम्यूट करके बारी बारी से, डॉक्टर राजा पाठक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर जी। तो आप अपने से अगर हो सके तो इन जो हाथ हैंड रेज किया है उसमें किसी को बुला सकते हैं आज उन्होंने अपना नाम लिखा। सुधा जैन, सुधा जी अपना प्रश्न करें। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी सर, एक तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, मतलब हमें जी। ऐसा लगा कि समझने में अभी, क्योंकि इनिशियल है क्लासेस तो इसलिए, और अभी आपने केवल चैप्टर 1 आप जो किताब, एक पहली किताब है या एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ही आपने फोकस किया हुआ है। जी देखिए, मैं इस बात पे आपको बताना चाहूंगा मैडम, मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा, तेज होने के 2 कारण हैं। काउंसलिंग का जो टीचिंग तो हमें करना नहीं कि हम उसको पूरा पढ़वा पाएंगे, सिलेबस इतना है। काउंसलिंग का मतलब आपके डाउट्स हैं, अगर आप कहें तो आप अपने डाउट्स केवल बोलें और उसके उत्तर वो दे दें। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे ध्यान रखने की आपकी इस बात का, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा तो जो टाइम पीरियड है एमएजेवाई की, जैसे 5 काउंसलिंग क्लासेस में एमएजेवाई पूरा करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मेरी बात, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात पे। ठीक सर, मैं ये चाहूंगी कि कल जैसे आप जो अगली क्लास में लेंगे उसका थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे उसको पहले से, उसमें हमें समझ जल्दी आएगा। नहीं, उसमें क्या है, एमएजेवाई का जो सेकंड पार्ट है, आज फर्स्ट पार्ट उन्होंने पढ़ाया जो है, आज इकाई 1 और इकाई 2 पे हमने चर्चा की है, और कल जो अगली कक्षा होगा यानी कि परसों, उसमें इकाई 3, इकाई 4, ये इन 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हेमंत कुमार कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी 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 हेमंत जी बताएं। हाँ, मैं सबसे पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि आपका जो मैंने स्पीच सुना बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, सारगर्भित लगा। आपने एक एक जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो मेन जो नए विद्यार्थीगण होते हैं उनको भी जो कभी मतलब इनसे रूबरू नहीं हुए, लेकिन आपने जो तरीका जो बताया वो मतलब लिसनिंग जो चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छा लगा सर। और जो भी चीज़ें हैं जो हमें जैसे मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो मिली है ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, जो भी जैसे चैप्टर वाइज जो आपने जितनी भी बातें जो सर बताया पहले भी हमने पढ़ा है, और चूंकि ज्योतिष से मेरा जो है शुरू से मेरा मतलब बहुत ही लगाव सा रहा, और एकेडमिक में जो है मैं बहुत पहले मैं ज्योतिष में संबंधित में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री ले लेता सर, लेकिन चूंकि मेरा जो है करिकुलम कुछ अलग था, और मेरे को बड़ा एक सौभाग्य और एक प्लेटफॉर्म मेरे को मिला कि इग्नू में जो है मेरे को ज्योतिष में मतलब दाखिला मिला है, और मैं इसके लिए बहुत ही मतलब मैं आपको बारंबार जो है मतलब मैं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत अच्छा लगा कि आपकी बातें सुनकर। पढ़ाने का मेथोडोलॉजी बहुत ही अच्छा है सर, मतलब। और नेक्स्ट कोई सर, मैं निखिल अग्रवाल कुछ कहना चाहता हूँ सर। काउंसलिंग क्लास का एक समय निर्धारित है रिकॉर्डिंग का, ध्यान रखिए ये सारी बातें आपको रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम डलवा देंगे, आप लोग जिन्होंने थोड़ा सा भी मिस हुआ वो देख लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस रिकॉर्डिंग को कई बार आप लोग सुनेंगे, तो आप लोग कुछ नई चीज बात करें, जो प्रश्नों की बात करें, तो हम लोग का समय भी अच्छी तरह रहेगा। और ये आज के टॉपिक, नमस्कार सर। राधे राधे। हाँ बताएं सर, मैं बोलना चाहूंगी कुछ। बोलिए नाम बताइए। सर, मैं शशि दिल्ली से। जी शशि जी बताएं। हमने क्या सेंटर चेंज हो सकता है? जी सेंटर चेंज हो सकता है, जो हमने स्टडी सेंटर लिया है।
आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है ना? हाँ सर, दिल्ली में भी चेंज हो सकता है। कहाँ चाहती हैं आप? सर ये मैं जामिया मिलिया, हैं? जामिया मिलिया तो मेरे घर के नजदीक। नहीं तो जामिया में वो आप अपने रीजनल सेंटर पे परसू करिए, उसके लिए जो है। ओके, थैंक यू सर। सेकंड ईयर के जो किताबें आपको मिलेगी सर। मैंने से कहा कि आज हम लोग जो है इग्नू से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, परसों के क्लास में करेंगे। हम केवल ओके सर। रीजनल सेंटर फिर से बनाना चाहूंगा, रीजनल सेंटर वाराणसी जो हमारे जुरिडिक्शन में है, उनके विद्यार्थी हमसे स्टडी मटेरियल के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। और जो अदर रीजनल सेंटर के विद्यार्थी हैं दिल्ली के या अदर कहीं के, वो अपने रीजनल सेंटर में जाकर के ये प्रश्न करेंगे। यहाँ से हम उनका निदान नहीं कर पाएंगे। हमारी केवल नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग को काउंसलिंग क्लासेज प्रोवाइड कराना, उससे संबंधित। आज रीजनल सेंटर वाराणसी के विद्यार्थी होंगे, वो अपनी मतलब इस संबंध में, किताबों के संदर्भ में या और चीजों के संदर्भ में पूछ सकते हैं। और चीजें आप पूछ सकते हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल यहाँ से नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम गौतम है। सर मैं नीलम गोयल। सर नहीं, गौतम जी को बोलने दीजिए आप। जी नमस्कार सर, मेरा नाम गौतम है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू किया है। मैं इस समय यूएस से बोल रहा हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर सकूं। मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा हूं पर मेरे को रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। फाइनली ये मैंने लिंक ढूंढा और चैट ग्रुप से पता लगा तो आपके पास हूँ। कोई जरिया बताइए कि हम दूर से भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकें, ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकें, ऑनलाइन पेपर दे सकें। कोई रास्ता बताइए हमें प्लीज। देखिए गौतम जी, ऑनलाइन पेपर ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया है ये ऑफलाइन मोड से है, तो आपको एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है सर, एडमिशन ही नहीं ले पा रहा हूँ मैं, तो फॉर्म ही नहीं सबमिट कर पा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि एड्रेस मेरा बाहर का है। जी तो देखिए, ये इंटरनेशनल डिवीजन हमारा है। ठीक है, आप इग्नू की वेबसाइट पर इंटरनेशनल डिवीजन में जाएंगे। इंटरनेशनल डिवीजन में यूएस में इंटरनेशनल डिवीजन की फी और यहाँ की फी में बहुत अंतर है, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये फी आप इंटरनेशनल डिवीजन इग्नू मैदानगढ़ी को लिखें, उसमें मेल आईडी दी हुई है, और इंटरनेशनल डिवीजन को आप परसू करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन आपका हो जाएगा। नमस्कार सर, एग्जाम के लिए भी यहाँ पे सेंटर है अभी? अरे एक बात सुनने दीजिए, आप लोग वही कह रहे हैं। अभी हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, अब इतनी दूर से अमित जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ बताएं। जी सर। सर नमस्कार, ज्योति कुमार मिश्रा बात कर रहा हूँ। ज्योति जी, ये आपकी बात सुन ले, थोड़ी अधूरी रह गई थी। हाँ बताएं आप। सर मुझे बहुत बहुत आभार है राजा रामचंद्र सर से, वो इतना बड़ा, ये ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है और इतना संक्षिप्त समय में थोड़ा हमें संस्कृत के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज मिला है। सर अगर कुछ, जैसे हमारा संस्कृत तो मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हिंदी में हमारा जो बुक है वो हिंदी में है, तो अगर कोई ऐसा बुक अगर हो जो मतलब जिसके थ्रू हम इसका स्टडी करने में थोड़ा हमें आसानी हो पाए, तो अगर कुछ वैसा कुछ हो तो सुझाव दें। ये नेक्स्ट क्लास में ये प्रश्न आपका रखेंगे। और डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी। इनके प्रश्न को ले लीजिएगा, अभी नहीं। इनको ही नहीं, जितने लोग इस तरह की चीजें चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स की इसकी जगह पे कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ी जाए जिससे कि और थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है, सबऑर्डिनेट बुक्स। तो ये नेक्स्ट हम लोग आपका प्रश्न लेंगे कल नहीं परसों। आगे बताएं सर। एक प्रश्न। नमस्ते सर। लास्ट 2 प्रश्न हम ले सकते हैं बस। जी धन्यवाद सर। सर मुझे सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिली है, ऑनलाइन कोई बुक सर सजेस्ट कर दीजिए जिसको हम देख करके काम चला सके। मैंने फिर बता दिया कि आप इस समय हमारे काउंसलर जुड़े हुए हैं, आपसे तो हम लगातार जुड़े रहेंगे। आप हमसे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं मिलेंगे। उनसे संबंधित आप प्रश्न पहले कर लें और नेक्स्ट क्लास में। मैं ज्योति संबंधी पूछना चाहता हूँ। हेलो नमस्कार सर। देखिए
विषय से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो करें, बस। बोलिए। हाँ बताइए, आप बताइए। प्रश्न है कि ये जो सर ने अभी बोला था कि प्रवर्तक और आचार्य का जो बताया था कि प्रवर्तक वह ऋषि या व्यक्ति है जो तथ्यों को खोज कर उसकी स्थापना करे, और दूसरा उन्होंने बताया था सर ने कि आचार्य वो हैं जो इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर मेरा मतलब जस्ट एक मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि जो प्रवर्तक है वो क्या पहले खोज करेगा किसी सब्जेक्ट की और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएगा, और ऋषि या आचार्य जो है वो सिर्फ जो नोन चीजें हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं? मतलब मेरे को ऐसा समझ आया, क्या है मैं सही समझ रहा हूँ? डॉक्टर पाठक सर बताएं। सर नेटवर्क नहीं काम कर रहा होगा। डॉक्टर पाठक सर, एक आवाज नहीं क्या मेरी? हाँ आ रही है सर जी। तो उसमें क्या है, जैसे विभाजन दो प्रकार के किए गए। एक तो हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है जो महात्मा लगद से आ रही है। आप देखेंगे ये सर्वप्रथम जो ग्रंथ मिल रहा है 600 ईसा पूर्व के करीब में, जो है महात्मा लगद का वेदांग ज्योतिष, वहां से एक आचार्य परंपरा शुरू हो रही है। और इसके पूर्व जो कि जब ज्योतिष शास्त्र की स्थापना हो रही है, क्योंकि क्या आपकी आवाज डॉक्टर साहब कट रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही थी। हाँ बताएं जी। तो कह रहा हूं कि जैसे आचार्य ने आपको बताया कि ऋषियों ने मंत्रों को लिखा नहीं था, वो क्या था, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। उन्हें जो फिनोमेना देखा, जो चीजें घटित हो रही थी, उसको उन्होंने लिख दिया। तो यानी जो प्रथम जो उसके प्रतिपादक थे, जो पहली बार उसको देख रहे हैं, उस घटना को डिनोट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रवर्तक। क्लियर है? ठीक है सर। हेलो, नमस्कार सर। हेलो आखिरी को आगे बढ़ाने का काम है डॉक्टर पाठक सर। डॉक्टर पाठक सर, आवाज कट रही है सर की आवाज की। आप लोगों से आग्रह है कि अब हम जो भी प्रश्न होंगे, अभी MAJY की 5 काउंसलिंग क्लासेज होंगी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में है, तो उसकी एक लिमिट होती है, एक समय सीमा होती है, समझ रहे हैं? उससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, फिर आप लोग सुन नहीं पाएंगे। तो जो भी शेष प्रश्न है हम लोग जो है परसों लेते हैं। तब तक आज के कार्यक्रम के समाप्त करने की यहीं पर हम घोषणा करते हैं, और नेक्स्ट परसों आप लोगों के प्रश्न लेंगे, और हो सकेगा कि हम शुरू में 10 मिनट ले लेंगे और लास्ट में भी लेने की कोशिश करेंगे, जैसा डॉक्टर साहब की बात हो जाएगी। ओके, क्योंकि क्या है, जहाँ ज्योतिष शास्त्र की। सर धन्यवाद। अरे एक क्लास में क्वेश्चन था। थैंक यू सर। क्लास में नमस्कार सर। नमस्कार। क्वेश्चन करते रहिए। धन्यवाद सर। कृष्ण मुरारी जी।